Hi everyone, good evening once again, and welcome to this third day where we're going to discuss about the next few topics related to Python. And after this class, by tomorrow, we'll be starting by the library side, and where we'll be discussing about data much, right? So before starting, discussion about the datas and data operations, manipulation of data, analysis upon data, feature engineering, and all those technical stuff related to that particular journey of machine learning and deep learning. Let us start completing the part of Python which we are required to use for this particular journey. Okay, so I hope this will be the last class, and tomorrow I can take your queries related to what we have discussed in these 3 days. Okay, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी जो कि पाइथन से रिलेटेड होगी तो वो मैं आज जितने भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, कल आप अगर आप के पास रिवीजन करने के बाद में कुछ क्वेरीज होंगे तो हम लोग कल डिस्कस कर पाएंगे इस चीज के लिए। ठीक है, तो आई बिलीव कुछ आपने और वीडियोस वॉच की होंगी, कुछ आपने प्रैक्टिस की होगी सेशन की, आपके पास क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है, तो आई होप दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट। आज मैं आपको क्लास के बाद में पाइथन की बुक और मशीन लर्निंग की बुक भी शेयर कर दूंगा। जितने हम लोग कोड करते जाएंगे हर क्लास के बाद, वो चीजें भी मैं शेयर करता जाऊंगा, राइट? सो आज हम लोगों को कुछ टॉपिक कवर करने, अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज, ऑपरेटर्स, राइट, कमांड्स, फंक्शंस, इस तरह की बातें की थी। टुडे वी हैव टू कवर few more topics: how to write a program using loops, right? Where to use loops, how to define functions, function कैसे बनाएं python के अंदर, right? कैसे हम लोग, just a second, yeah. हाँ, तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ, राइट? या, सो हियर वी हैव सीन कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, कीवर्ड्स कितने हैं, कमांड कौन कौन सी है हमारे पास पाइथन के अंदर, डेटा का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, कैसे उसको एनालाइज करेंगे, कितनी डायमेंशंस हैं, और अगर मल्टीपल डायमेंशंस है तो डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स टुडे, राइट? सो कल हम लोगों ने ऑपरेशंस देख ली थी, कैसे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस होती हैं, काफी सारे ऑपरेटर देखने की कोशिश की, कैसा कैसा रिएक्शन होगा जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे होंगे, कैसा आउटपुट होगा जैसा जब हम लोग साइंटिफिक ऑपरेशन यूज कर रहे होंगे, टाइम लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे, रैंडम लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे, उसके अंदर के फंक्शन यूज कर रहे होंगे, हम अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगी, और अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरी जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, किसी पर्टिकुलर डोमेन की लाइब्रेरी है, जैसे हम लोगों को डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में जाना है, उसके उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, एल्गोरिथम को यूज करना है, तो कौन सी लाइब्रेरी हम लोगों को ओपन सोर्स चाहिए, कैसे वो डाउनलोड होती है, ये सारी चीजें हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो ऊप्स कॉन्सेप्ट, कैसे पाइथन के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट काम करता है, और उसके अंदर आने वाले कुछ टॉपिक्स जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये हम लोग आज कवर कर लेंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम में लूप और फंक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, इन चीजों को देखने का। मैं ये मान के चल रहा हूँ पाइथन आप लोगों को नहीं आती, बट आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता है, आपको पता है कि लूप क्यों यूज होता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि लूप क्यों यूज करना चाहिए, फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज करना चाहिए, है ना? मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है इस चीज का कि कंडीशनल स्टेटमेंट या फंक्शन या लूप की क्या रिक्वायरमेंट है ना? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गए, चाहे वो सी लैंग्वेज के लिए हो, चाहे वो पाइथन के लिए हो, चाहे वो जावा के लिए हो, वो सब कुछ सेम रहने वाले हैं। मेन जो चीज डिफरेंट होने वाली है दैट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को लिखने का तरीका, हाउ टू एक्चुअली राइट द प्रोग्राम यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट? ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। कूल। सो एक लाइन की बात करें तो लूप तब यूज होंगे जब हम लोगों को सिमिलर चीज को, कोई ऐसे प्रोग्राम की कुछ लाइंस को, है ना,
बार बार रिपीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे प्रिंट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कुछ प्रिंट करना है और वो प्रिंट 100 टाइम्स करना है, तो why to use print 100 times? We can use loop. Okay, if I want to do some calculations, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो 10 बार 1000 बार यूज करना है, तो उसको हम लोग लूप के थ्रू यूज कर सकते हैं। फंक्शन, अगर आपको किसी एक सेक्शन को अलग अलग जगहों पे यूज करना है बार बार, सपोज करो आपके पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है, 10 लाइन का कोड है, वो कोड आपको 1000 लाइन के कोड में काफी बार यूज करना पड़ रहा है, तो आपकी अननेसेसरी 10 लाइनें बार बार प्रोग्राम के अंदर ऐड हो रही है, लेंदी हो रहा है प्रोग्राम, आपको छोटा करना है सो दैट रीडेबल बन जाए। अगर आपकी बुक 100 पेजेस की है तो डेफिनेटली उसकी उसकी एक कॉस्ट आएगी, हर पेज की कॉस्ट है। अगर वो छोटी हो जाए, उसी 100 पेजेस की बुक को अगर आप 10 पेजेस में, 12 पेजेस में, 15 पेजेस में कवर कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो इसका मतलब है कि प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना, राइटिंग कॉस्ट, काफी सारी चीजें कम हो जाएंगी। केवल एक बार आपको मेहनत करने की जरूरत है कि आपको 100 पेजेस को कैसे कम पेजेस में कन्वर्ट करना है, लाइक योर नोट्स, राइट। आप बहुत सारा कुछ सुन रहे हैं मेरी बातों को, काफी सारी चीजें आप हर सब्जेक्ट की पढ़ते हैं सेमेस्टर वाइज, लेकिन उसके नोट्स बना लेते हैं, राइट। सिमिलरली हियर, इफ यू वांट कि 10 लाइन का कोड बार बार अलग अलग जगहों पे रिपीट हो रहा है, उसको आपको नहीं करना है। उसकी जगह आपने 10 लाइनों की जगह पे आपने उसको एक वन सिंगल नेम से रिप्लेस कर दिया, उस नेम को हम बोल देते हैं फंक्शन। ओके, अगर आपने किसी चीज को एक नाम से रिप्लेस कर दिया, उसको हम बोल देते हैं फंक्शन, राइट। अगर आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ऐसा अगर हुआ तो मैं ये कर लूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ये नहीं करना है, राइट। सो अगर आपकी कंडीशंस हैं, अगर मगर वाली बातें हैं, देन यू विल बी यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। तो दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट आपने सुने होंगे, एक इफ एल्स के थ्रू बनने वाला स्ट्रक्चर, और एक यूज केसेस में केस के थ्रू बनने वाला स्ट्रक्चर, स्विच केस के थ्रू बनने वाला स्ट्रक्चर। तो स्विच केसेस हमारे पास पाइथन में अवेलेबल नहीं है, जहां भी आपको सॉरी, जहां भी आपको लगता है कि कहीं अगर मगर वाली बातें हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे केवल इफ एल्स काम आने वाले हैं पाइथन के अंदर, राइट। दिस इज वन पर्टिकुलर स्मॉल थिंकिंग अबाउट गोइंग विद द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, लूप दो तरह के हमारे पास अवेलेबल हैं, है ना, एक हमारे पास फॉर लूप है और दूसरा वाइल लूप है। फॉर के अलग फायदे हैं और वाइल के अलग फायदे हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फॉर यूज करना चाहिए, वाइल यूज नहीं करना चाहिए, या इस जगह पे वाइल यूज करना चाहिए, जब आपको जिससे कंफर्टेबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने नहीं बताया कि आप अपने घर का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, जैसा आपको सही लगे वैसा सही है ना। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस है। आप अपना गेट, आपके पास फ्रंट साइड में गेट है ओपन करने के लिए, तो आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं, ये आपकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली फॉर और वाइल दोनों में सेम चीज होने वाली है, मल्टीपल चीजों को रिपीट करने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, इसका बेसिक नेसेसिटी आपको ऑलरेडी पता होगी। तब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लूप के बारे में पता है, फंक्शन के बारे में पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पता है, केवल आपको ये नहीं पता है कि पाइथन में इसको कैसे लिखा जाता है, राइट। सो लेट अस गो अहेड। और अगर आपको ये भी जानना है कि क्यों यूज करें, कहाँ पे यूज करें, कोई प्रोग्राम देखना है, कोई आपको इसकी यूज केस लाइव बिल्ड करनी है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसकी सारी जो वीडियोज हैं वो उस YouTube चैनल पे, एलन बी कोर के YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। You can go there and watch the videos, starting 7 videos basically of that particular playlist. अगली कुछ और वीडियोस देखेंगे शायद आफ्टर 7, अगर किसी ने ऑलरेडी देख ली है तो जब भी आप आगे थोड़ा देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन बिल्ड हो जाएगी उसके अंदर, है ना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि कैसे आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपको यूज केस सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, राइट। दिस इज हाउ वी हैव built those videos as well as now let's talk about these topics to implement. ओके, ये हम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे एंड लाइब्रेरी की बात करेंगे, कैसे लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, ठीक है। कौन कौन सी लाइब्रेरी हम लोगों को इंस्टॉल करनी है नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के लिए, ठीक है। या सो लेट मी शेयर द अनदर स्क्रीन।
सपोज आई हैव अ टास्क, है ना, आपको प्रिंट करना है, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है और आपको ये 100 टाइम्स करना है, आपको ये रिपीट करना है, बार बार सेम काम करना है। तो आप फॉर यूज कर सकते हैं या फिर वाइल यूज कर सकते हैं। अब फॉर और वाइल में से कौन सा यूज करें, दोनों यूज करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा वो प्रोग्राम, वो चीज अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड देन विल गो अहेड विद द फंक्शंस, ठीक है। कितने तरह के फंक्शंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे, किस तरह से वो फंक्शन बिल्ड होते हैं वो हम लोग देखेंगे, कैसे उनको कॉल किया जाता है, कैसे उनकी यूटिलिटीज यूज की जाती हैं, विल बी you know discussing about those things, okay। So एक बार डायरेक्ट चलते हैं अपन अपने प्रोग्राम पे। मैं ओपन इट नाउ। यस, तो अब आपको एक एग्जांपल देखना है कि कैसे आप मल्टीपल टाइम प्रिंट करें मिनिमम लाइन यूज करके यूजिंग फॉर लूप, राइट। सो इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कुछ रन करें, उससे पहले कोई एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जो भी आप काम इस विंडो पे करोगे वो सारा काम ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये केवल कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे आप कमांड टेस्ट कर सकते हैं। यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम, देन यू कैन गो ऑन न्यू विंडो, राइट, एंड विच इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग मेथड मतलब कि आप कमांड बाय कमांड अपना पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो। तो प्रोग्राम जब आप कमांड बाय कमांड एग्जीक्यूट करते हो, लिखते हो सिक्वेंशियल ऑर्डर में, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो उस फाइल को हम लोग स्क्रिप्टिंग बोल देते हैं। स्क्रिप्टिंग बेसिस है, राइट। जैसा आप नॉर्मल अपने अपने किसी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो, यू आर राइटिंग अ सॉन्ग की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो वैसे ही आप अभी अपने प्रोग्राम की एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अपने लॉजिक की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। सो उसको लिखने के लिए जितनी भी कमांड्स आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगानी, एडजस्ट करनी पड़ रही हैं, अरेंज करनी पड़ रही हैं, उसको हम लोग पाइथन की स्क्रिप्ट बोल देते हैं, ठीक है। सो लेट मी शेयर दैट स्क्रिप्ट, ब्लैंक स्क्रिप्ट नाउ, एंड वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल जीरो से एक बार प्रोग्राम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर लूप कैसे लिखते हैं इसके अंदर, और ये आपको पता है शायद, मैं वापस बता देता हूँ कि पाइथन के अंदर हर चीज इंडेंटेशन में चलती है, इंडेंटेशन। सो फॉर हम लोग पहले लिखा करते थे, पहले मैं बता देता हूँ कि पहले आप लोग लिखते थे सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में और किसी लैंग्वेज में, है ना, आई इज इक्वल टू 0 ऐसे कुछ, आई प्लस सॉरी आई इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट, आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद curly braces, and here inside this you have to write the definition. Suppose you want to print something, lnb, ठीक है। तो ये आपको पहले का सिंटेक्स था, यानी कि पहले लिखने का तरीका था। अब लेकिन पाइथन में ये चेंज हो गया है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। पाइथन में कैसे लिखना है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। पाइथन ने बोला फॉर का सिंटेक्स है, फॉर एक वेरिएबल लो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर टाइप है या फ्लोटिंग टाइप है, ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। आई इन रेंज, अगर आपको पता है कि आपको 10 बार रन करना है, आई इन रेंज 0 से लेके 10 तक। फिर इसके बाद कॉलन, कॉलन मतलब अब आपको इंडेंटेशन फॉलो करनी है, जहां भी कॉलन लग जाएगा इसका मतलब है उसके नीचे का सेंटेंस फॉर लूप के अंदर आने वाला है। तो अगर आपको दो सेंटेंस लिखने हैं, प्रिंट एलएनबी प्रिंट टैकीनेस्ट, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपके फॉर के अंदर आते हैं। बट अगर आप इस इंडेंटेशन से बाहर निकल जाएं और आप यहां पे लिखें प्रिंट लूप एंड और एंड्स हियर, ठीक है, इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट केवल एक बार प्रिंट होगा और ये वाले स्टेटमेंट 10 बार रन होंगे, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ये हम लोग रेंज अलाउ करते हैं, तो इस रेंज का मतलब है कि लेस देन दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू बनती है तब तक के लिए पर्टिकुलर लूप चलने वाला है, ठीक है। सो एक बार इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। लेट अस सेव इट ऑन डेस्कटॉप। Let me save it on desktop. The name of this is for loop test, ठीक है, 1।
एंड सेव। यस, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। एक बार रन करेंगे एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो रिजल्ट इज lnb techinest, lnb techinest, lnb techinest, lnb techinest, like that 10 times, and then only for one time loop ends here. And why it happened? Because we have written a program in such a way, in such a order that जहां भी ये इंडेंटेशन फॉलो हो रहा है, जितने भी लाइंस उस इंडेंटेशन के अंदर आ रही हैं, वो सारी लाइंस फॉर के अंदर आएंगी, और फॉर जितनी बार चलेगा, जितना हम लोगों ने रेंज दी होगी उतनी बार चलेगा, और उतनी बार ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है। इंस्टेड ऑफ टेकिनेस्ट प्रिंट, suppose I want to print a resultant C. So we have A is equal to 10, B is equal to 3, and C is equal to A by B. इसका मतलब है कि 10 by 3 which means 3.3, 3.3 जो कि रिजल्टेंट है, C के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, वो हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट इस फॉर के अंदर आते हैं। जैसे ही मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ओनली सी, यानी कि रिजल्टेंट जो भी है वो केवल एक बार प्रिंट होगा। जैसे ही मैं इसको अंदर लिखूंगा, वैसे ये 10 बार प्रिंट होगा, राइट? सो लेट मी सेव इट एंड लेट मी रन इट वंस अगेन। You can see it here, lnb 3.3333 likewise 10 times and loop ends here, right? I hope this is very easy and everybody understand that. ठीक है, अब बात करते हैं क्या और भी तरीका है इसको फॉर को यूज करने का, है ना? अगर मुझे सपोज करो 2 वैल्यू का गैप चाहिए, केवल 5 बार रन करना है, या तो हम लोग काम करें 0 से लेके 5 तक लिखें, या हम लोग एक काम और कर सकते हैं 0, 10, 2, दो वैल्यू का गैप होगा, यानी कि 0 के लिए काम करेगा, फिर उसके बाद +2 विच मीन्स 3 के 2 के लिए काम करेगा, फिर उसके बाद 4 के लिए काम करेगा, फिर उसके बाद 6 के लिए काम करेगा, फिर 8 के लिए, और 10 जैसे आएगा वैसे एग्जिट कर जाएगा, राइट? सो ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल। सो कितना इंटरवल आपको चाहिए हर स्टेप में? अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 है, अगर आपने नहीं दिया तो, अगर आप देना चाहें तो 1 भी दे सकते हैं, और इसकी जगह आप इंटरवल चेंज भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस रन दिस लूप, राइट? सो इट वर्क्स ओनली फॉर 5 टाइम्स, और लास्ट में लूप एंड्स हियर, ठीक है? तो ऐसे हम लोग अपने फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, ऐसे हम लोग फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अभी एक ही वेरिएबल पे हुआ। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल चाहिए या एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए, रेंज की जगह पे हम लोगों को केवल एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर आई इन 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4, इसका मतलब है ये 4 वैल्यू के लिए काम करेगा, 1 2 3 4 के लिए। तो हम अगर मान लो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और सी की जगह पे आई लिख देते हैं, आई को प्रिंट करना चाहते हैं कि आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो ये पहली बार आएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, और हर बार lnb प्रिंट करेगा, और लास्ट में आ जाएगा लूप एंड्स हियर। ओके, एक बार सेव करते हैं। सो यू हैव गॉट lnb, देन उसके बाद 1 lnb 2 3 4, राइट? एंड लास्ट में लूप एंड्स हियर, ठीक है? तो ऐसे आप चाहें तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी फॉर लूप चला सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल एक ऑर्डर में ही हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5, राइट, 3, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, -1, ठीक है? अब इसको आप सेव करें, रन करें, ठीक है? यहाँ आपके पास 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 1 आ रहा है, यानी कि 4 बार काम किया इसने। क्योंकि 4 बार क्यों काम किया? क्योंकि हर एक सिंगल वैल्यू के लिए ये फॉर लूप काम करने वाला है। सो यहाँ पाइथन के अंदर फॉर लूप काफी एडवांस है ना? जैसा हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने कंडीशन देखी, जैसा हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जनरली सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कर रहे थे, फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, उस तरह का फॉर्मेट नहीं है। यहाँ बड़ा स्मार्ट फॉर्मेट है, और इसको क्या बोलते हैं? ये है टपल। अगर टपल की जगह पे इसको लिस्ट बना दी जाए, इसको लिस्ट बना दिया जाए, तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, ये अभी भी ऐसे ही काम करेगा।
तो टपल हो या लिस्ट हो, दोनों पे रिएक्शन बिल्कुल सेम आने वाला है किसी भी फॉर लूप का। कूल। अच्छा, आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते, आप क्या कर सकते हैं, आपने इस डेटा को किसी वेरिएबल में डाल दिया, a इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं i इन a, तो यानी कि a के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसके लिए ये काम करेगा, उसके लिए i ये काम करेगा। और इन का मतलब क्या होता है, इन मीन्स आई वुड गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस वेरिएबल वन बाई वन, एक एक करके ये वैल्यू आई में जाती जाएंगी और आगे बढ़ता जाएगा लूप, आगे लूप बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिकली जैसे एंड हो जाएगी वैल्यू, ये खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म हो जाएगा वैसे हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे और वी कैन डू अदर टास्क। ओके, तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ द अनदर वे, दिस इज हाउ द अनदर वे कैन बी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। ओके, सो कोई एक टपल हो सकता है, कोई एक लिस्ट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रेंज हो सकती है, इसकी जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, रेंज ऑफ 10, ठीक है, सॉरी, रेंज ऑफ 10। तो रेंज 10 का मतलब भी आप चाहे 0 to 10 लिखें, आप चाहे 0 to 10 लिखें, या सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 0 to 10 लिखें या रेंज ओनली 10 लिखें, एक ही बात है। 0,10 लिख दें, 0,10,1 लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि इंटरवल कितना है 1। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट 0 से होने वाला है, तो 0 स्टार्ट होने, बाय डिफॉल्ट वैल्यू टू स्टार्ट द लूप वुड बी 0। आपको केवल एंड देना है, एंड कहाँ पे खत्म करना है, 10 पे। सपोज आपको माइनस में वैल्यू चलानी है, तो यू कैन गिव योर इंटरवल इन माइनस ऑल्सो। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 10 and last value will be suppose 0. Then also this program will be running for 10 times, but the initial value will be 10. So I की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 10, है ना। तो अलग अलग यूज केस हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग तरह के मेथड देख रहे हैं कैसे हम लोग एक ही फॉर लूप को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। हियर द वैल्यू हैव स्टार्टेड विद 10 and then 9 then 8 then 7 6 5 4 3 2 1, right, and then this loop gets ended here, and the final statement that is coming after this loop is loop ends here. This statement which we have written in the program at the end of this particular loop, जैसे लूप खत्म हो जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इसको सारी लाइनों को एक साथ लिखें, जहां आपको जितना गैप देना दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी गैप देना दे सकते हो, यहाँ भी गैप देना दे सकते हो, राइट। बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको यहाँ लिख दें, नो, वन लाइन would be completed, then only the next line will be started. Okay, and you can give a space in between here also, and you can get the same answer, same thing, you'll get the same answer, right? So program लिखने में space की प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो इंडेंटेशन, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। आपको किसी भी चीज को अगर इनसाइड यूज करना है, अंदर यूज करना है, तब आपको उसकी रेंज देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। एंड दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स इन पाइथन। अगर कोई इशू नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज लेट मी नो वेदर इफ यू हैव इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर लूप यूज कर सकते हैं क्या? फॉर लूप कब यूज करेंगे? जब भी कभी आपको ये कोई भी स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको प्रिंट यूज करने के लिए बोला, अगर प्रिंट की जगह पे कोई भी अगर ऐसा काम है जिसको आपको बार बार रिपीट करना है, तब आप फॉर लूप यूज कर ले। कितनी बार रिपीट करना है, आप रेंज दे देंगे। आप रेंज चाहे तो अलग वेरिएबल में दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं जिसके लिए काम करना है। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि फॉर लूप आपको समझ में आया क्या? अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एनीबडी, एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग while यूज करके करना चाहते हैं, वी वांट टू यूज while, राइट, इंस्टेड ऑफ दिस for, तो इसको हटा देते हैं और while यूज करते हैं। while की प्रॉब्लम है, और एक अच्छी बात भी है, ऐसे मान के चलिए, इसको प्रॉब्लम की तरह देख भी सकते हैं और इसको एक अच्छी बात की तरह भी देख सकते हैं कि while को स्टार्ट करने के लिए, सॉरी, सेम प्रोग्राम मैंने यूज किया, लेट मी चेंज द स्क्रीन, या
So मैंने बाकी चीजें हटा दी. लेट मी चेंज दिस. दिस वाज अ प्रोग्राम, मैंने इसको हटाया है ना, और यूज किया वाइल. ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है. तो वाइल के साथ में पंगा क्या है कि वाइल को स्टार्ट करने के लिए, फॉर को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला, फॉर आई इन रेंज. पहले फॉर की जो रेंज है अगर वो सेटिस्फाई करती है तभी फॉर काम करेगा. वैसे ही वाइल की जो रेंज है वो सेटिस्फाई करती है तभी वो अंदर जाएगा और काम करेगा. सर इज इट नेस्टेड फॉर पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स नेस्टेड पॉसिबल है. एक बार मैं एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट में एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है, सो वाइल मैंने एक वेरिएबल लिया i इज लेस देन 10. ठीक है, वाइल बिल्कुल सेम है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में है. सो i को इनिशियलाइज कर दो, i इज इनिशियलाइज बाय 1 एंड i शुड बी लेस देन 10. इसका मतलब 1 से लेके 9 तक काम करेगा, 9 बार काम करेगा. 9 बार वैल्यूज प्रिंट होने वाली, जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ प्रिंट करता जाएगा. लेकिन बात यह है कि अब आपका जो i है वो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है. सो आपको इसी लूप में बताना पड़ेगा i की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है. सो i इज इक्वल टू i प्लस 1. यहाँ प्लस प्लस का सिंबल नहीं है, माइनस माइनस का सिंबल नहीं है. सो यू हैव टू वर्क विद +1 और -1 लाइक दैट. ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना है. ठीक है, लेट अस सेव इट एंड लेट अस रन दिस प्रोग्राम. सो इट रन्स फॉर 9 टाइम्स ओनली, 1 to 9, क्योंकि हम लोगों ने लेस देन कंडीशन दी हुई है. कंडीशन फॉर व्हाइल इज लेस देन 10. ठीक है, अगर मैं इसको इक्वल टू करता हूं, एंड these operators are called as comparable operators, right? So let me run this program now. It will run for 10 times, right? It's running for 10 times, right? Let us see another example where हम लोग एक हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाना चाहते हैं. So what we can do, we can start by 100 and instead of 10 we can write a program condition like 0 तक आना. यानी कि अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी ये काम करे. तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 100, यानी कि i की वैल्यू इनिशियल 100 है, 100 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस इट विल बी वर्किंग अप. सो अगर ये +1 करेंगे तो i की वैल्यू 101 हो जाएगी. इसका मतलब ये तो बार बार चलता रहेगा. तो आपको ये कंडीशन चेंज करनी है -1. इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके i की वैल्यू डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते जैसी वैल्यू 0 हो जाएगी या 0 से नीचे पहुंच जाएगी, तब ये while loop automatically break हो जाएगा और you can come out of it, and then this particular statement will be printed. Okay, let me save it and let me run it also. Now since 100 it's going back to 0 every time lnb is printed. Till 0 and automatically, because 0 is not printed by, because we have given a range, for greater than 0. If we'll give a range for greater than equal to 0, then it will reach up to 0 also. So you can set your conditions over here for while, है ना. आप अपनी कंडीशन सेट कर सकते हो जो भी आपको यहाँ while के लिए करनी है. आपका इनिशियलाइजेशन क्या होने वाला है, कितनी वैल्यू से होने वाला है, देन आपकी कंडीशन क्या है इस पूरे लूप को रन करने के लिए, एंड देन कैसे वो कंडीशन को मीट करने वाला है. तो इंक्रीमेंटेशन है या डिक्रीमेंटेशन है. इंस्टेड ऑफ i is equal to i minus 1, what we can use i is equal to i minus 5. इसका मतलब है कि पहली वैल्यू होगी 100, उसके बाद 95, फिर 90, 85, 80, लाइकवाइज 5 के डिफरेंस पे ये डिक्रीज करने वाला है, और ओनली 20 टाइम्स दिस लूप while loop will be running up. 100, 95, 90 like that, with a difference of 5 it's going back to 0, right? And then the loop ends here and everything is getting completed, right? So ऐसे हम लोग while यूज कर सकते हैं. अब बात आती है नेस्टेड की. तो while के अंदर मैं for loop यूज करना चाहता हूँ. while के अंदर for यूज करना चाहता हूँ. for I in range within bracket 5, you can print lnb 5 times for every iteration of I. यानी कि 100 प्रिंट होगा, पहले 5 बार lnb प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 100 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर से lnb 5 बार प्रिंट होगा, फिर lnb प्रिंट होगा, सॉरी 95 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद lnb प्रिंट होगा 5 बार, फिर उसके बाद 90 प्रिंट होगा. Likewise both the loops will be running up. Okay, now let's try to
रन दिस प्रोग्राम। 5 बार ये काम करता है, उसके बाद वैल्यू आ जाती है 4। अच्छा 4 क्यों आई? कुछ हम लोगों ने गलत लिखा क्या? अच्छा यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो हम लोगों ने आई की वैल्यू चेंज कर दी, इसकी जगह कर लेते हैं जे, राइट। दो डिफरेंट वेरिएबल और दो डिफरेंट उनके आउटपुट रियलाइजेशन। सो 5 बार ये एलएनबी प्रिंट कर रहा है, उसके बाद एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। लाइकवाइज यू कैन यूज nested loops also, right? Now what we can do, instead of while, if you want to use for loop here, nested for use करना, I in range 0, 100, 5, उसके लिए फिर आपको ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियलाइज आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप 0 से जाना चाहते हो, 100 से जाना चाहते हो, और 5 के डिफरेंस पे जाना चाहते हो, या उल्टा आना चाहते हो तो 100 से 0 पे और -5 के डिफरेंस पे उल्टा आने वाले हैं, यानी डिक्रीज करने वाले वैल्यूज को। सो योर डिफरेंस मस्ट बी इन माइनस। कूल। सो लेट अस सेव इट एंड रन इट आल्सो। सो आउटपुट बिल्कुल सेम आने वाला है, आउटपुट में चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमने बस फॉर का सिंटेक्स लूप का चेंज किया है, वाइल से फॉर बनाया है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं किया है, मीनिंग बिल्कुल सेम है अभी भी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट बोथ द लूप्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेस्टेड समझ में आया? फॉर लूप का यूज समझ में आया? फॉर के सिंटेक्स का मतलब समझ में आया? जब नेस्टेड करेंगे, सी ये फॉर के अंदर दूसरा फॉर आ रहा है, इस फॉर के अंदर ये प्रिंट आ रहा है, इसका मतलब मैंने इस वाले प्रिंट को एक और स्पेस नहीं दिया है। अगर मैं एक और स्पेस दे दूंगा, इसका मतलब है ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी 5 बार काम करेगा, 5 टाइम्स आई की वैल्यू प्रिंट होगी। मुझे केवल आई की वैल्यू एक बार प्रिंट करनी थी, इसलिए ये जितने भी स्टेटमेंट है जो एक एक स्पेस में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, राइट। सो ये इंडेंटेशन वन टाइप स्पेस विल इज कमिंग इनसाइड दिस फॉर लूप ओनली, दैट्स व्हाई जो भी ये फॉर लूप कहेगा उतनी बार ही ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है ना? इनसाइड दिस फॉर लूप ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसका मतलब है जो भी ये लूप कहेगा उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला है प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको और नेस्टेड लगाने हैं तो आप एक और लगा सकते हो, फॉर k is k in range within bracket, k in range within bracket, suppose 10, and again so इस for के अंदर ये वाला for और इसके अंदर ये for, इसका मतलब है 5 बार तो ये और 10 बार ये, इसका मतलब 50 टाइम्स एलएनबी आएगा, उसके बाद एक वैल्यू प्रिंट होगी। एक बार रन करके देखें प्रोग्राम को, लेट्स सी। सो 50 टाइम्स एलएनबी प्रिंट होने के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी 100। तो उसके बाद 95, फिर उसके बाद 90, 85, like that, different values after each iteration of these two for loop will be coming up. Cool. अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इंडेंटेशन रहने वाला है, कैसा सिंटेक्स रहने वाला है फॉर का, कैसे सिंटेक्स रहने वाला है वाइल का, रेंज का क्या फायदा है, रेंज कमांड क्या काम करती है। रेंज के अंदर 3 पैरामीटर हैं, स्टार्ट, एंड एंड रिलेशन। तो स्टार्ट आपको 0 से करना है, एंड 100 पे करना है, तो रिलेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। स्टार्ट आपको हाई से करना है, लो पे एंड करना है, तो रिलेशन आपका नेगेटिव होना चाहिए, डिक्रीमेंटल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो ए, यहाँ बी बोल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो a डिवाइड बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी वैल्यूज क्या होने वाली हैं, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सिंटेक्स हम लोग यूज करने वाले हैं किसी भी लूप को यूज करने के लिए, चाहे वो वाइल हो चाहे वो फॉर लूप हो। आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। अगर आगे है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। इज दैट टॉपिक क्लियर? कोई क्वेश्चन है किसी को? क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू।
थैंक यू मिलिंद, थैंक यू शुभम, थैंक यू दिव्यांशी, दिव्यांगी, sorry. So let's go ahead now. After this topic, we have different next topic called functions, right? And let us look on to the list of topic, and that is this one. Yeah. So we have functions and conditional statement. So एक बार conditional statement को cover करते हैं, if else को cover करते हैं, and then we'll come back to the functions, right? Okay. So same मैं program use कर रहा हूँ, इसके अंदर condition लेके चलते हैं। एक बार इन नेस्टेड लूप को हटा देते हैं, वापस से कंडीशन को लेके आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या है, ये लूप कह रहा है कि भाई आप 0 से लेके 100 तक इसको रन करो, 10 के गैप पे रन करो। सो मैंने बोला जब i की वैल्यू, इफ i की वैल्यू 10 है तब आप lnb प्रिंट करना, अगर नहीं है तो आप उसकी वैल्यू प्रिंट करनी, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। यानी कि आपका जो आपकी जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू इनिशियल क्या है 0, जब 0 होगा तो i की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। उसके बाद अगली बार i की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि डिफरेंस कितना है 10 का, राइट? सो 10 के टाइम पे केवल lnb प्रिंट होगा और ये वैल्यू 10 प्रिंट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 20, इसका मतलब है इफ काम नहीं करेगा, इसका मतलब lnb प्रिंट नहीं होगा और केवल वैल्यू प्रिंट होगी। लाइकवाइज दिस इफ एल्स विल बी वर्किंग। जब भी आपको इफ एल्स यूज करना है, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पहले हम लोग यूज करते थे। पहले हम लोग इसकी जगह पे ब्रैकेट लगा देते थे ऐसे करके, या दिस वाज द सिंटेक्स। बट यहाँ हम लोग पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज कर लेते हैं, और इंडेंटेशन यूज करने के लिए आपको कॉलन यूज करना है, ठीक है? इसको एक बार रन करके देखते हैं। लेट मी सेव इट एंड रन इट ऑल्सो। राइट, व्हाट हैपेंड, 0 is printed, देन 10 की जगह पे lnb प्रिंट हुआ, देन उसके बाद 20, 30, 40 एंड टिल 90, ठीक है? एंड देन वो फॉर लूप एंड हुआ और उसके बाद जो भी हम लोगों ने प्रिंट किया था वो स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इफ एल्स समझ में आया? अब बात करते हैं सपोज करो मल्टीपल कंडीशंस की। अगर 10 आए i की वैल्यू तो ये प्रिंट हो, अगर इसके अलावा 20 आए तो एलिफ, है ना, एलिफ। सो एल्स इफ की जगह पे एलिफ, सो एलिफ विद इन ब्रैकेट i इज इक्वल टू 20। अगर 20 आए तो प्रिंट करो सेकेंड वैल्यू, राइट? एंड देन एलिफ i is equal to 30, then print थर्ड वैल्यू, ठीक है? इसका मतलब अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करने, मल्टीपल कंडीशन आपके पास, आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, मैं समरी बता दूंगा, ठीक है यश? सो अगर आपको लगता है मल्टीपल कंडीशंस रन करनी है, you want to go through with multiple values, right? And multiple conditions are there जिसको आपको अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना है। पहली कंडीशन में कुछ और होना चाहिए, सेकंड कंडीशन में कुछ और होना चाहिए, देन यू कैन यूज इफ, एलिफ, 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 एल्स, राइट? और भी एलिफ कंडीशंस आ सकते हैं जितनी आपके पास कंडीशन बनी हो। जितनी बार आप अगर मगर करेंगे, अगर ये तो ये कर दें, नहीं 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 तो ये कर दें, ऐसे जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप यूज कर सकते हैं एलिफ, ठीक है? In place of elif can we write again if? हाँ, एक बार इसका मैं आंसर दे देता हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हु इज दैट? रक्षित, ठीक है? पहले इसको रन करके देखते हैं एंड देन विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? क्या हुआ, 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद lnb प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। सो 10 प्रिंट नहीं हुआ, 20 प्रिंट नहीं हुआ, 30 प्रिंट नहीं हुआ, और 40 से स्टार्ट हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एल्स तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब ये तीनों एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं,
राइट। तो जब पहली वैल्यू एग्जीक्यूट हुई तब आपका इफ काम किया, फिर जैसे इफ कंप्लीट हो गया, इफ के अंदर ये इफ एलिफ कैसे काम करता है, अगर आई की वैल्यू इफ में लाई नहीं करती देन एलिफ पे पहुंचेगा, अगर आपके पास आई की वैल्यू 20 में लाई नहीं करती तो 30 पे पहुंचेगा, 30 पे लाई नहीं करती तो एल्स में पहुंचेगा। दिस इज हाउ सीरियली वन बाई वन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना। अगर आप इसकी जगह पे इफ यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पे इफ यूज करते हैं तो ये जो एल्स है वो केवल इस 30 का पार्ट है, ये इफ सेपरेट है, ये इफ सेपरेट है, ये इफ सेपरेट है, और ये एल्स केवल केवल इस 30 का पार्ट है। इसका मतलब है कि अगर 30 नहीं होगा तो ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा सबसे पहले 0 आई की वैल्यू। 0 का मतलब है कि वो 10 नहीं है, एलन भी प्रिंट नहीं होगा, 20 नहीं है तो सेकंड वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी, 30 क्योंकि 30 भी नहीं है तो थर्ड वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है वैल्यू आई की 10, इसका मतलब है कि एलन भी प्रिंट होगा। 20 है नहीं है, इसका मतलब है ये प्रिंट नहीं होगा, 30 है नहीं है, इसका मतलब ये भी प्रिंट नहीं होगा। बट क्योंकि ये एल्स इस 30 का पार्ट है, इसका मतलब 30 नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, इसका मतलब 10 भी प्रिंट होगा, ठीक है, 20 भी प्रिंट होगा, 30 जब भी आएगा तब वो 30 के टाइम पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, और बाकी हर बार वो वैल्यू को प्रिंट कर रहा होगा। एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, राइट। सो 0 प्रिंट हुआ, एलन भी प्रिंट हुआ, 10 भी प्रिंट हुआ, सेकंड वैल्यू प्रिंट हुआ, 20 भी प्रिंट हुआ, थर्ड वैल्यू प्रिंट हुआ, लेकिन इस टाइम पे 30 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एल्स है वो इफ का पार्ट है, इस वाले इफ का पार्ट है, इन दोनों इफ का पार्ट नहीं है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये इन तीनों के इफ का पार्ट बने, इसका मतलब है कि एक साथ आपको एलिफ बनाना पड़ेगा, यानी कि एक ग्रुप बन चुका है, ये एंटायर एक ग्रुप है। और अगर आप हटा देंगे इसको, इसका मतलब है कि ये ग्रुप है, बट ये दोनों के दोनों अपने सेपरेट हैं। इसका मतलब अगर आप पूछेंगे कितने ग्रुप हैं यहाँ पे, तो 3 ग्रुप मिलेंगे आपको, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। सो इफ सेपरेट एक आइडेंटिटी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। एल्स सेपरेट नहीं है, आप बिना इफ के एल्स यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको हटा दें तो ये एल्स इसका पार्ट बन जाएगा, अगर आप इसको हटा दें तो ये एल्स इसका पार्ट बन जाएगा, अगर आप इसको भी हटा दें तो एल्स काम नहीं करेगा। एल्स इंडिविजुअली कोई भी आइडेंटिटी नहीं रखता है, तो आपके पास इफ होना जरूरी है, एटलीस्ट एक इफ होना जरूरी है अगर आपको एल्स यूज करना है। अगर नहीं है तो मगर हो नहीं सकता, है ना। अगर आपके पास एक ही कंडीशन है तो उसका मतलब अगर मगर में काम नहीं करेंगे वो लोग। सो वी हैव गॉट क्लैरिटी अबाउट if multiple if conditions, if elif, this if else condition, if else condition, और कब इनको यूज करना चाहिए वो चीजें। जब आपको लगता है कि एक ही वेरिएबल है और सब आपस में कोरिलेटेड हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ एक ही वेरिएबल है उसकी मल्टीपल कंडीशंस बन रही हैं, तब आपको यूज करना चाहिए एलिफ, आंख बंद करके एलिफ, राइट। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ये आई की जगह पे ना, ये आई की जगह पे जे होता, ये आई की जगह पे के होता, तो 3 अलग अलग कंडीशन है, ये आई से चलेगी, ये जे से चलेगी और ये के से चलेगी, और के का एल्स है, then this is a group, this is separate group and this is a separate group, right? And what you can do is you can write an different else also, एक और else लिख सकते हो आप इसके लिए, print j। similarly इसके लिए भी एक और else चल सकता है, print I and here it is k। इसका मतलब है कि ये 3 ग्रुप बन चुके हैं, सेपरेट ग्रुप हैं, तीनों के तीनों हर बार काम करेंगे, यानी कि जब भी फॉर लूप काम करेगा तब भी ये वाला ग्रुप भी चलेगा, ये ग्रुप भी चलेगा और ये भी ग्रुप चलेगा। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों ग्रुप में से कोई एक तो आंसर आएगा, एल बी आएगा या आई आएगा, सेकंड वैल्यू आएगा या जे आएगा, थर्ड वैल्यू आएगा या के आएगा, एंड दिस इज हाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रन। अगर मैं यहाँ लिख दूं j इज इक्वल टू आई एंड k इज ऑल्सो इज इक्वल टू आई, ठीक है, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू आई, ठीक है। मैंने सेव किया और रन करते हैं, 0 0 0 LNB 10 20 30 something like that, 10 10 20 second value 20 30 30
third value 40 40 40 50 50 50 like that, else will be running up. Okay, else condition for all these cases will be running up. Okay, तो ऐसे हम लोग मल्टीपल इफ एल्स यूज कर सकते हैं. अगर सपोज करो कोई इफ फॉर नहीं है, फॉर की जगह पे वाइल है, और वाइल में मुझे एक इनफाइनाइट लूप मिल गया है. आई इनफाइनाइट लूप मतलब वाइल 1 मिल गया है मुझे. 1 का मतलब है ऑलवेज ट्रू. 1 की जगह पे आप ट्रू भी लिख सकते हैं. 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड 0 इज इक्वल टू फॉल्स. सो अगर अब ये कंडीशन है मेरे पास, है ना, तो अब ये इफ आई तो काम करेगा नहीं. सपोज आई की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी पहले से, बिफोर वाइल लूप आई इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0. ये इनिशियलाइज कर दिया मैंने, तीनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया सो दैट यहाँ पे एरर ना आए. इफ पूछेगा आई की वैल्यू 10 के इक्वल टू है, 10 के इक्वल है, तो आई है ही नहीं. जब हम लोग अगर ये तीनों चीजें नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब आई डिफाइन ही नहीं हुआ. तो आई को डिफाइन करना जरूरी है. सपोज करो तीनों की वैल्यू मैंने डिफाइन की 0 0 0, वाइल ट्रू मतलब कि एक इनफाइनाइट लूप हो गया, इसकी कभी भी बंद नहीं होने वाला. तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स सी अबाउट इट. ओके, मैंने सेव किया और रन किया प्रोग्राम को. सो हर बार 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रिंट हो रहा है. अब आपको 0 रिजल्ट दिख रहा है क्योंकि आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और के की वैल्यू तीनों की सेम है. अब अगर मैं मान लो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज इट टू 0 1 एंड 2, तो आपको 0 1 2 दिखेगा रिजल्ट में, और बार बार यही प्रिंट होने वाला है. 0 1 2 0 1 2 0 1 2 लाइक दैट. ओके, बट ये प्रोग्राम अब चलते जा रहा है, बार बार चलते जा रहा है. मुझे इसको रोकना है, तो कंट्रोल सी से आप इसको मैन्युअली हॉल्ट कर सकते हो. कंट्रोल सी कीबोर्ड से अगर कंट्रोल सी प्रेस करोगे इट विल गेट हॉल्ट. ठीक है, ये बंद हो जाएगा. अब वापस से प्रोग्राम पे पहुंचते हैं एक बार. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद कि अब इफ एल्स कैसे यूज कर रहे हैं, और वाइल को कैसे मल्टीपल पर्पस के लिए, फॉर को कैसे मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करना है, कब लूप चलाना है, कब कंडीशन लगानी है, ये आपको समझ में आ गया. जब भी दिमाग में इफ एल्स आए तो इफ एल्स की कंडीशन के लिए आपको इंडेंटेशन पे ध्यान रखना है. यहाँ तो केवल एक एक स्टेटमेंट था, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड ओनली वन सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट विद द स्पेस. बट जैसे ही आप इसके आगे जाएंगे, है ना, अगर आपको लगता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, देन दोज मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड इनसाइड दिस इफ कंडीशन. राइट, जैसा हम लोग फॉर के अंदर यूज कर रहे थे, यहाँ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं. और जो भी आप लिख रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडेंटेशन के अंदर, इसका मतलब है ये इफ का पार्ट है. सिमिलरली इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एल्स का पार्ट बनेगा. ये इसके अंदर लिखेंगे तो जो भी लिखेंगे वो भी सब कुछ इस वाले इफ का पार्ट बनेगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन प्लीज आस्क. कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन, एनीवन? Any question, anyone? Okay. Perfect. So after this, the last topic that we have is functions. And this is something big. Okay. So before functions, let us go back to that particular slide. Here, let us understand something. हमें क्यों यूज करना है फंक्शन को, और फंक्शन हमारे लिए क्यों कितना इंपॉर्टेंट है. Let us understand that. Yeah. Suppose this is your home. Suppose this is a room. In this room, you have book. You have books, not book. You have books. Okay. Books available on the table. Here, this is a room. This is first room, right? And there's a table. On that we have books placed over on that particular table, right? So here you are there, and you are telling your brother that go to that particular room. There could be two different rooms also. Suppose this is room number 1 and this is room number 2. Okay, so go to that room number 1 and try to check whether there is a
book plays on the table or not. Just you have to go there and check whether the book is available on the table or not. Okay. So this is a simple, simple approach. And this is the first category of function. If I would say this, means this is me and I am saying my brother 10 times, just go in that particular room and check whether the book is available or not. Just go in that particular room, check whether the book is available or not, right? Likewise, again and again, I'm sending this particular person or my brother to check the book inside the room, right? So this is called as repeatable activity. Okay, but this thing should not be done using loops, because you're not doing this activity repetitively, at once. At the same time, you're not doing it. What you're doing, in morning you have said once, and then after 2 hours you have said again to go and check. After 1 hour you have said, right? So you don't know. It is somewhat asynchronously. Okay, it is somewhat asynchronously. Any moment throughout the day, you are sending your brother to check whether the book is available inside that room or not, to right? So this activity is happening again and again, but at different time intervals, right? That's why you cannot do this task using loops. And this is where you have to go through with a function, right? So the first category of function, there are four category of functions. There are four category of function. The first category of function is called as a function where we have return type and arguments. So we have got two things, return type and argument. So we used to write a function like this: void in C language, void, and suppose ABC, or ABC is activity. This activity is to check the book inside a room, right? And these are parentheses. Inside these parentheses we have arguments. Okay, this is argument. Okay, then we have conditions. Condition here, this is your bracket, right? Here inside this particular function, you have to check the book. Okay, you have to check the book, right? So this void is called as return type, and this is called as argument. So let us understand what is this return type and what is this argument. Okay, so I have said my brother go inside that room and check book is available. So I have said, means who am I? I am the interpreter, I'm the program, suppose, and I have said just go to that particular function. This function is a room, and check whether the book is available or not. Okay, so I did not tell my brother take this book and place it in this particular room. So I did not give anything to just carry out with my brother and to place it on that table inside the room, right? So he's just going there and checking out whether something is available or not, whether the book is available or not. It means just you need to go and check, so without any argument. So this example was without any argument, right? You're not carrying anything. So if you want to carry, then argument is needed. You're not carrying anything, it means there is no argument, this is blank. So the type of function would be void ABC and blank brackets, right? Okay, so my brother has gone to this particular room and checked whether the book is available or not, but he did not reply back. He did not tell me exactly whether the book is available or not. He went to a room, he checked out whether the book is available or not. He did that task, but he did not come back to me and tell me or told me about that particular operation, whether it is happening correctly or not, whether the book is available or not. Okay, it means if that activity is completed, but I did not get any response, it means we are not getting any return type. We are not getting any return, right? And that is where we use void. Okay, so we've got return type and the argument. If there is no return type and no argument, this is your first function. If there is no return type but there is an argument, yes, right, this is the second type. If there is a return type but there is no argument, this is the third type.
and yes, there is a return type and there is an argument. Then this is called as fourth type, right? So consider the example. If my brother is going inside the room, right, and he is checking out the table or the room, the book is available or not. If he's not replying me anything, then this is the category of first function. Okay, this is the category of first function. Let us talk about the second one. He's going with the another book. I have given another book to place that on the table in the same room. So he is going with the argument, but he's not coming back and telling me whether he has put it that on table or not. Okay. Okay. Now the third condition is I have told my brother to go there and check and tell me whether the book is available or not. So he went to this particular room and checked. So he did not bring anything with himself. I did not give him any particular book to place over there. He came back and told me a response properly. So this is a response, which is a return type. Yes, that book is available or not. Okay. Now the fourth category. I have given a book to my brother and told go to that room and place it over there and check whether how many other books are available. Okay. Or tell me whether if there is a book called physics books is available, then bring it for me. So he will go there. He will put the book which I have given to him on table. He will check all the books whether the book of physics is available or not. He will bring that particular book for me and he will come back with the return type. Yes. So we'll have return type as well as argument both. So these are the four categories of function which we generally use in any particular programming language, right? Now, the concept is same for all the programming language, either C language, Java, or C++ or Python. Every programming language has similar concept of working with the functions. But the problem is, let us understand how to write. What is the right method to actually write the program using functions, right? And this is called as syntax. So what is the syntax in Python? Let us understand that now. Okay. So let us come back to this programming window. Let me create new file and let me close that previous window. Yeah. Here, let us start with the first category of function. So here, to define any function, the keyword is def, def. Whenever you will use def, Python will recognize that you are writing a function. Okay, you are writing a function. So def, then space, the name of the function. Name of the function is ABC, suppose, right? Within ABC, I'm not using any variable, right? I'm not passing any value here, which means you're not giving any argument. So nothing, there is no argument. The type or the command that I'm using or keyword I'm using is def to make my program or Python understand that this is a part of function. Okay. Then indentation, for that you have colon and enter over here. Here you are actually just printing any random information. Hello. Right? This is just a small function. This is just a small function, and now you have to call this function, which is called as you have to call something. You have to call that room. You have to give any name to that particular room also, which is called as name of the function. So this is called as calling, and this is called as definition. So you are defining something in Python. So you have to define it above the calling. So you are calling here and you are defining it over on the top, then it is okay. So first you have to define and then you have to call. But if you are calling it before the definition here, it's not possible. Why? Because you have called something which have never been defined before. Okay. If there is no room, then how can you give a name to a room, right? It's hypothetical. So in programming also, in Python programming, you have to first of all define this function and then you have to call the function. You have to call the function with the same method how you have defined it. So if you have defined without any argument, then you have to give no argument, or you have to pass no argument over here in this bracket. Okay.
Now with these 3 line of code, we have understood this is the first category of Python function, okay, which has no return type and no argument. We did not return any value. So this function is been called. We will go here in this function and we'll simply print hello. That's it. This task will be done, and the entire program will be completed. Okay, so let me save this program. Function test fen test1. Okay, and save. Let me run this program. See what happened. This hello is coming up. And why this hello is coming? Because we have printed something in this function, and the role of this function is just to print something. That's it. Okay, is there anything like switch case in Python? No, there is no switch case in Python, and that's why you should feel happy about. You should not feel confused whether where to use switch, where to use if else. You have only if else. Just whenever you'll think, जब भी आपके दिमाग में आएगा कि कभी भी इफ एल्स या अगर मगर की बातें करनी है, कहीं भी कंडीशन बन रही है, तो वहां पे आप इफ एल्स यूज कर सकते हो. ठीक है, इफ एल्स के अंदर 3 कंडीशन बन सकती हैं, इफ एल्स लाइक दैट, और इफ एलिफ एल्स, और एल्स नेस्टेड इफ कंडीशंस. ठीक है, ये कंडीशन अगर आपको समझ में आती हैं, देन यू कैन राइट योर प्रोग्राम इन बेटर वे. राइट, लेट्स गो अहेड. देन this is your first condition. Now let's talk about an argument. Suppose I have given an argument called a. इसका मतलब है कि a एक ऐसा वेरिएबल है, जब भी ये कॉल होगा उसकी एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी. तो वैल्यू पास करिए आपने कोई भी a की, सपोज 6. अब वैल्यू तो पास कर दी, इस वैल्यू का कुछ करना है कि नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है. अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव करो और रन कर दो. राइट, हेलो ही प्रिंट हुआ, यानी कि दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेशन अलग हो गई है. क्यों अलग हो गई है? कि आपको इन फ्यूचर उसको यूज करना है तो कर सकते हो. राइट, सो इट इज अ बेटर अप्रोच. बट ये कहीं कहीं भी खराब है, क्योंकि आपको खामखा जब भी डिफाइन करना पड़ेगा, जब भी कॉलिंग करनी पड़ेगी, वहां पे आपको कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी अननेसेसरीली. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एबीसी एक ऐसा फंक्शन जिसको 6 पास किया गया है. ये 6 कहाँ जाएगा? ए के अंदर, यानी कि ए की वैल्यू अब 6 हो चुकी है इस फंक्शन के लिए. राइट, अगर इस फंक्शन के अंदर आपको प्रिंट करना है, ए को चेक करना है कि ए की वैल्यू कितनी आई बाहर से, यानी कि ये रूम था, इस रूम के अंदर बाहर से कुछ भेजा गया और वो क्या था? 6 था. तो 6 यहाँ पे आया और प्रिंट हो गया. तो मैंने सेव किया इसको एंड रन किया. राइट, सो हेलो भी प्रिंट हुआ और 6 भी प्रिंट हुआ, जबकि 6 पहले से डिफाइन नहीं था इस फंक्शन के अंदर. तो ये पावर है फंक्शन की, यानी कि आप किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू बाहर से पास कर सकते हैं. इसको बोलते हैं रन टाइम, एंड ये है डेफिनेशन टाइम. एक बार डिफाइन करो और कभी भी कितनी वैल्यू पास कर दो. एक बार आपने 6 पास की, अगली बार को आप कुछ और पास कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम कुछ और पास कर सकते हो. आपने बोला 60, इसको आपने बोला 100, 610, लाइक दैट. ओके, सपोज आई हैव सेव्ड इट. सो आपको ये एबीसी वाला फंक्शन बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी. रिजल्ट इज hello 6, hello 60 एंड hello 610. आपको अब बार बार ये फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपने कॉल किया और पास कर दिया कुछ भी डिफरेंटली. राइट, सो पहली बार आपने अपने ब्रदर को भेजा, यानी कि आपने बोला कि जाओ एबीसी रूम में जाओ और 6 को प्लेस करके आ जाओ. उसने प्लेस कर दिया, जो भी काम था उसका वो कंप्लीट हो गया. फिर वो आगे बढ़ गया. फिर एबीसी रूम में जाने के लिए फिर से बोला और बोला कि इस बार 60 रख के आओ. अगली बार को बोला 610 रख के आओ. दिस इज हाउ यू कैन डू मल्टीपल एक्टिविटी एट डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स. ओके, एंड इट इज टोटली इंडिपेंडेंट. एक बार डिफाइन करो और काम खत्म. ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन. कोई प्रॉब्लम है अभी तक? प्लीज बताएं, अदरवाइज वी कैन गो अहेड नाउ. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले 6 पास होगा तो हेलो एंड 6. दूसरी बार ये फिर से एबीसी कॉल होगा, बट इस बार 60 आएगा. इसका मतलब है हेलो एंड 60. फिर उसके बाद 610, इसका मतलब हेलो एंड 610. सो लेट मी शो यू द आउटपुट. द आउटपुट इज हेलो 6, हेलो 60, हेलो 610.
राइट। सो आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स गो फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन। और तीसरी कैटेगरी है हमारी जहां पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और रिटर्न टाइप आने वाला है, रिटर्न आने वाला है। हम लोग कुछ भी लेके नहीं जा रहे रूम के अंदर, बट रूम से लेके आ रहे हैं वापस, रिटर्न आ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। हम लोग उस रूम से कोई बुक वापस लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एक बार इस आर्ग्यूमेंट को हटा देते हैं और इस 6 को बैठाना पड़ेगा, 60 को बैठाना पड़ेगा, जब वहां पे आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। ये ऐसा डिफाइन है पहले से कि इस रूम के अंदर कुछ भी ले जाना पॉसिबल नहीं है। ये रूम ऐसा, इससे आप बाहर कुछ निकाल सकते हो लेकिन इसके अंदर ले जा नहीं सकते, है ना। तो आपने, आपको क्या मिला, आपने एक को हटाया, आपने बोला रिटर्न, रिटर्न ए और 10, रिटर्न 10। इसका मतलब है कि जब ये रिटर्न 10 मतलब एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये रूम, तो आपको इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ेगी। सेव करने के लिए मैंने वेरिएबल यूज किया क्यू, पहली बार क्यू यूज किया, दूसरी बार डब्ल्यू यूज किया, तीसरी बार पी यूज किया सपोज। तो आपको क्या लगता है जितनी बार भी रन करूंगा मैं इस प्रोग्राम को, उतनी बार हेलो प्रिंट होगा और उतनी बार 10 रिटर्न होगा। क्यू के अंदर भी 10 आ जाएगा, डब्ल्यू के अंदर भी 10 आ जाएगा और पी के अंदर भी 10 आ जाएगा। अगर हम प्रिंट करेंगे एक साथ, प्रिंट एक साथ प्रिंट कर लेता हूँ, या अलग अलग टाइम पे आप प्रिंट कर सकते हो, क्यू कॉमा डब्ल्यू कॉमा पी, राइट। मैंने सेव किया और रन किया, so result is hello 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 and 10 10 10, right. So according to the program we have called function 3 different times at 3 different timestamp, but whatever we have returned, that return value is coming in q. Instead of this 10, let me write it for a. And what is a, हम लोग यूजर से लेना चाहते हैं इनपुट, राइट, एंटर एनी वैल्यू, राइट। सो मैंने सेव किया और रन किया। जैसे मैं रन करूंगा सबसे पहले यूजर से कुछ पूछा जाएगा, यूजर से पूछा, हमने बोला 100, जो भी मैंने एंटर किया वो एंटर डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, रिटर्न में, और रिटर्न में आ गया हेलो, सॉरी उसके बाद हेलो प्रिंट हुआ लेकिन रिटर्न में कुछ प्रिंट होगा एक साथ लास्ट में, ठीक है। दूसरी बार मैंने प्रिंट किया 200 और तीसरी बार मैंने प्रिंट किया या एंटर किया 300। सो वी हैव गॉट 100 200 एंड 300 बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 3 कॉलिंग्स, राइट, ऑल 3 ऑपरेशंस, एक साथ हम लोगों ने क्यू डब्ल्यू और पी की वैल्यू को प्रिंट किया था। तो ये भी कॉल हो गया, ये भी कॉल हो गया, ये भी कॉल हो गया। हर बार कॉल होने के बाद यूजर से इनपुट पूछा गया, यूजर ने इनपुट एंटर किया, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जो भी एंटर था वो रिटर्न हो गया। और जो रिटर्न हुआ वो आपने ग्रैब किया, क्यू के अंदर, डब्ल्यू के अंदर, पी के अंदर, जो भी ये ग्रैब किया वो आपने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से फायदा है, हम लोग एक ही फंक्शन को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लास कितनी होगी ये तो डिस्प्ले डिपेंड करेगा कि कब तक हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, सैम, ठीक है। और मान के चलें कि डेली द क्लास वुड बी मिनिमम फॉर 2 आवर्स, क्लास विल बी फॉर 2 आवर्स मिनिमम, ओके। ज्यादा हो सकती है, कम होने के सवाल थोड़ा चांसेस कम है, डिपेंड भी करता है कि हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। मैं बहुत रैपिडली और बहुत मिनिमलिस्टिक लेवल पे जाके बता रहा हूँ आपको कि ये फंक्शन कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। इनकी जो अप्रोच है काम को करने की या प्रोजेक्ट जो सॉरी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, वो किस तरह की रहती है, ठीक है। कैसे एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि आपका आपका फंक्शन इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। दैट वी हैव सीन ओवर हियर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी एंड द बेस्टेस्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, ओके। दैट इज योर, जहां पे रिटर्न टाइप भी है और आर्ग्यूमेंट भी है। सो आर्ग्यूमेंट में मैंने एक वेरिएबल यूज किया, मैंने यूज किया m। तो हम लोगों को हमेशा आर्ग्यूमेंट अगर दिया है, पास हुआ है, ऐसी डेफिनेशन में दिया गया है कि आप जब भी इस रूम में जाओगे जिसका नाम एबीसी है, उसमें आपको कुछ ले जाना ही पड़ेगा, कुछ तो ले जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे टपल हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो लेके जाना पड़ेगा, राइट। उसका कोई यूज हो या ना हो लेकिन लेके जाओगे आप।
वहां से वापस कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा और उसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा। अगर आपको जो लेके जा रहे हो दैट इज एम, अगर उसका कुछ फायदा उठाना है, यानी कि आपको क्या फायदा उठाना है, आपको प्रिंट भी करना है कि क्या लेके आए हो आप, दिखाओ वो मुझे, है ना, वो आपने प्रिंट किया और जो भी वहां से यूजर ने एंटर किया वो रिटर्न हुआ और रिटर्न आपने क्यू में सेव कर लिया, फिर डब्ल्यू में सेव कर लिया, फिर पी में सेव कर लिया, वो आपने एक साथ प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो एवरी टाइम जब भी आप ये कॉलिंग कर रहे होगे उस टाइम पे आपको इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो भी एम है। तो पहली बार आपने पास किया 30, दूसरी बार आपने पास किया कोई भी दूसरा वेरिएबल हेलो, राइट, तीसरी बार आपने पास किया कोई एक टपल, राइट, टपल इज 1 2 3 4, राइट। सो ऐसे आपने अलग अलग तरह की मेथड या डेटा टाइप को पास कर दिया। हियर यू डिड नॉट डिफाइन कि एम केवल एक इंटीजर टाइप होना चाहिए, ये एक फ्लोट टाइप होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया है। इसका मतलब एम कुछ भी हो सकता है। सो लेट मी सेव एंड रन द प्रोग्राम। सो ये आस्क कर रहा है, दिस इज व्हाट वी आर व्हाट इज आस्किंग अबाउट टू एंटर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, एंटर एनी वैल्यू व्हिच इज 100 हेलो 30। ठीक है, मैंने 100 एंटर किया, उसने रिटर्न किया हेलो तो प्रिंट कर दिया और 30 रिटर्न कर दिया। 30 क्यों आया? क्योंकि लेट्स गो बैक टू द प्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों ने ए के अंदर सॉरी एबीसी के अंदर 30 लेके गए थे, जो लेके गए थे एम की वैल्यू वो बनी और वो प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर ये हेलो है, अगली बार को जो प्रोग्राम रन होगा या जो फंक्शन कॉल होगा उसकी वैल्यू भी हेलो, इसका मतलब डबल टाइम हेलो हेलो प्रिंट होने वाला है। तो इस बार मैं कुछ भी एंटर करूं, सपोज मैंने एंटर किया 1000, सो हेलो एंड हेलो। थर्ड टाइम मैंने एंटर किया 500, राइट, एंड देन हेलो 1 2 3 4 जो हम लेके गए थे वो प्रिंट हो गया, शो हो गया। लास्ट में जाके जो भी रिटर्न आया 100 आया रिटर्न, 1000 आया रिटर्न, 500 आया रिटर्न, जो भी आपने एंटर किया था, यूजर ने एंटर किया था वो रिटर्न आने वाला है। तो इसका मतलब तीनों ग्रैब किया और तीनों एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक ये समझने में कि चारों तरह के फंक्शन कैसे काम करते हैं और कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे कॉल होते हैं? जैसे डिफाइन करोगे, जैसा रूम होगा, जैसी जैसी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, उसी तरह से आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन या कोई कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम, एनीवन, प्लीज लेट मी नो। कूल, वेरी गुड। एनीबडी एल्स प्लीज? एक बार थोड़े से रिव्यूज मिल जाएंगे, समझ में आ गया आपको तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फंक्शंस बहुत बड़े भी हो सकते हैं, आपका एक कोई एल्गोरिथम एक फंक्शन हो सकता है। जितने भी आप कमांड की बात करते हो, हम लोगों ने कमांड देखी इंट, फ्लोट, str, राइट। कल हम लोग काफी सारी कमांड्स की बात कर रहे थे, तो वो सारी कमांड्स कैसे बनती हैं? इन फंक्शंस की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको सामने दिखाया है एबीसी, राइट। सो एबीसी अभी तो फंक्शन है, लेकिन इसको हम लोग अगर इसको भूल जाएं कुछ देर के लिए, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग कैन बी कॉल्ड एज वन ऑफ द पर्टिकुलर कमांड। इस कमांड के दो तरीके हैं, एक आपको आर्ग्यूमेंट ले जाना पड़ सकता है इस कमांड में, और इसका जो रिटर्न आएगा एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको आपको ग्रैब करना पड़ सकता है। ठीक है, कूल। So many have said there's no issue, they've understood, cool, let's go ahead then। अब हम बात करते हैं इन सभी कंडीशंस के बारे में और ऐसी कुछ चीजों को यूज करके, इन सब चीजों को यूज करके क्लास या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो क्लास के लिए एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं। पहले तो ये छोटा सा जल्दी से हम लोग एक गो थ्रू कर लेते हैं कि कैसे ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है पाइथन के अंदर। कैन वी यूज कीवर्ड्स एज न्यू फंक्शंस? नो, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एंड न्यू फंक्शंस, प्लीज डोंट यूज इट। क्योंकि अगर कीवर्ड्स यूज करोगे तो जब भी वो कीवर्ड डायरेक्टली यूज करने वाले होंगे तो वो मिसमैच होंगे और उनकी डेफिनेशन मिसमैच होंगी। ठीक है सर, व्हाई डिड यू यूज टू ब्रैकेट्स इन द थर्ड कॉलिंग? हाँ, मैंने एक टपल पास किया था। टपल के अंदर टपल को पास करने के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स। आप अगर लिस्ट पास करने वाले हैं तो कैपिटल ब्रैकेट्स, राइट। सिमिलरली अगर आपको कोई डिक्शनरी पास करनी होती तो करली ब्रेसेस। कूल, या
So let us change the another program window, एक बार नहीं लेते हैं. Yeah, so here let's talk about class. क्लास का नाम दिया हमने. क्लास कुछ ऐसी चीज है जैसे हम लोग पहले तो बात करते हैं जो अभी तक कर लिया हमने, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे थी जो हम लोगों को क्लास में जाना पड़ा, है ना. प्रॉब्लम ये है कि जब एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया तो दूसरे फंक्शन, अगर हम लोगों ने मल्टीपल 5 फंक्शन बनाए तो एक फंक्शन की कुछ यूटिलिटीज को, यानी कि एक रूम में रखी हुई चीजों को दूसरे किसी रूम में भी हमें यूज करना है ना. हमें कुछ आपस में इंटरकनेक्शन करना है जो भी एक रूम की कुछ कुछ फैसिलिटीज हैं दूसरे रूम में भी चली जाएं. हमें बार बार डिफाइन नहीं करना है. यानी घर के अंदर आपको हर रूम के लिए लाइट डिफरेंट चाहिए हो सकती है, फैन डिफरेंट चाहिए हो सकते हैं, लेकिन घर के अंदर फ्रिज थोड़ा चाहिए अलग अलग रूम में. तो एक ही फ्रिज है, वो आप किसी भी रूम में यूज कर सकते हो, और किसी भी रूम के रहने वाले जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो आपस में उसको शेयर कर सकते हैं. तो अब बात ये आती है कि मल्टीपल रूम्स में, यानी मल्टीपल फंक्शंस में आपस में इंटरकनेक्टिविटी कैसे रहने वाली है. कितनी चीजें आपस में शेयर होंगी, कितनी चीजें आपस में शेयर नहीं होंगी, कितनी चीजें प्रोटेक्टेड मोड में रहेंगी, कितनी चीजें शेयर्ड मोड में रहेंगी. इन सब चीजों की वजह से हम लोगों को फंक्शन के साथ में डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट क्लासेस. सो क्लास की हेल्प से क्या मिला हम लोगों को. क्लास ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक मॉनिटर बना दिया. क्लास ने सबसे पहले क्या किया, क्लास ने उस रूम का एक मॉनिटर बना दिया. क्लास भी बिल्कुल फंक्शन की तरह मानो, है ना. आप सोचो कि एक पूरे घर को एक क्लास बना दिया, है ना, जिसमें 5 रूम है. अब आपने क्या किया कि पांचों रूम को एक फंक्शन ना बोल के उसको एक मेथड बोल दिया. एक नया टर्म आया, मेथड. बिल्कुल मेथड में और फंक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मान के चलो कि उस पूरे घर को एक क्लास बोला और उस क्लास के अंदर मल्टीपल जो रूम्स हैं उनको आपने मेथड बोल दिया. अब आपने क्या किया, इस पूरे घर का एक मॉनिटर बना दिया, एक मुखिया बना दिया, एक मेन पर्सन बना दिया. सपोज दैट पर्सन इज यू, राइट. आप वो मॉनिटर हो. अब आपके पास वो पावर है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कितनी चीजें एक रूम की दूसरे रूम में शेयर होंगी, कितनी प्रोटेक्टेड मोड में होंगी, कितनी चीजें नई ऐड हो सकती हैं, कितनी चीजें पहले वाले रूम में ऐड मतलब नई ऐड हो सकती हैं, और कितनी चीजें नहीं आएंगी तो जो चीज दोनों पे यूज कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे जो यूज केसेस हैं, जो गवर्न आपके दिमाग में कुछ आ सकती हैं नई नई चीजें, वो सारी चीजें इस क्लास के थ्रू आप अगर मॉनिटर हो, अगर आप इस पूरे घर के, इस पूरी क्लास के मेन मेंबर हो जिसके पास पावर है, यू कैन डिसाइड ऑल दीज थिंग्स. एंड दैट इज व्हाई क्लास जब भी आएगी तो उसका एक मॉनिटर बनाया जाएगा. जो भी मॉनिटर होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट. यानी कि वो ऑब्जेक्ट के पास पावर होगी इस क्लास, यानी कि उस पूरे घर की सारी चीजों को कंट्रोल करने की. अभी मॉनिटर कैसे कंट्रोल करेगा, तो सपोज करो क्लास हम लोगों ने बनाई कोई XYZ, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने A, और एक ए जो भी है वो आप हो. आपका नाम मैंने बोला A. तो A डॉट कोई रूम का नाम है रूम नंबर 1, सो A डॉट रूम नंबर 1. जब भी ऐसे कॉल होगा, जब भी हम लोग ये चीज कॉल करेंगे, इसका मतलब है कि आप रूम नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हो, ए के बारे में बात कर रहे हो. और ए क्या है, क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट है. जो क्लास XYZ नाम की थी, उसका जो ऑब्जेक्ट बना था, उसका जो मॉनिटर था वो ए था. और ए अभी बात कर रहा है रूम नंबर 1 की, ए बात कर रहा है रूम नंबर 2 की, ए बात कर रहा है वॉशरूम की, ए बात कर रहा है किचन की. लाइक वाइज ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट लाइक दैट विल बी यूजिंग कपल ऑफ प्रोसेसेस. तो जो मैंने आपको एक स्टोरी बनाई, आपको शायद इमेजिन हो गई होगी. आप इमेजिन करके देखना एक बार. जो मैंने चीज बोली, क्लास को बोल दो आप एक बार पहले घर का एक मॉनिटर बनाओ, उसको बोल दो ऑब्जेक्ट, और जो भी घर के अंदर रूम्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको आप बोल दो मेथड्स. तो मेथड के अंदर, यानी कि रूम के अंदर, उन एरियाज के अंदर कौन सी चीजें शेयरेबल हैं, कौन सी चीजें शेयरेबल नहीं है, कौन सी प्रोटेक्टेड मोड में है, वो सारी चीजों की फैसिलिटीज देने की जो पूरी प्रोसेस है, उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मेथड है, उसको आपने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यानी कि उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो भी चीजें बुनी जा रही हैं, जो भी चीज नई नई बन रही हैं, जो भी आप नई चीजें अप्लाई कर पा रहे हो, उसको आपने बोल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. एक क्लास का नाम है ना, वो घर का नाम बना दिया आपने. एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और एक मेथड बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये 3 चीजें समझ में आ गई तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं.
रूम का आपने मेथड बोला तो आप किचन को तो कुछ बोलोगे, वॉशरूम को तो कुछ बोलोगे, ड्राइंग रूम को, हॉल को, राइट, मे बी अलग अलग सेक्शन को कुछ ना कुछ नाम देने वाले हो, तो हर एक डिफरेंट सेक्शन की अलग पावर्स होंगी, अलग यूटिलिटीज होंगी। दैट्स व्हाई वी हैव गॉट कंस्ट्रक्टर्स, डीकंस्ट्रक्टर्स, है ना। आपस में कौन सी चीजें शेयर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उसके बेसिस पे एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, और इनहेरिटेंस। लाइकवाइज वी हैव गॉट कपल ऑफ नेम्स। पहली चीज को पहले रूम वाली चीज को दूसरा भी यूज कर सकता है, दूसरे वाले को तीसरा भी यूज कर सकता है, लेकिन तीसरी वाली को पहला वाला यूज नहीं कर सकता। तो ऐसी सारी जो इंटरकनेक्टिविटीज हैं वो हमारी क्लास के अंदर आती हैं। इसलिए जो प्रोग्रामिंग हम लोगों ने अभी तक देखी थी फंक्शन के थ्रू, लूप्स के थ्रू, कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू, वो हमारी बेसिक है। अगर हम लोग ये इंटरकनेक्टिविटी यूज नहीं करते हैं किसी भी पाइथन के मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वाले प्रोग्राम में, तो हमें कभी भी ऊप्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे आपस में शेयर्ड मोड रखने वाले हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने से बचाना है, थोड़ा आपको और स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग में रखना है, जहां पे आप सोचो कि आज आपके पास कोई ऐप है ना, पेटीएम ऐप है। पेटीएम ऐप जब लॉन्च हुई थी उसके पास केवल गेटवे था, राइट। आप ट्रांसफर कर पा रहे थे मनी को, राइट, जो कि पेटीएम की केवल करेंसी थी, सेल्फ करेंसी थी, पैसा उसके पास नहीं था, राइट। आप पेटीएम कर दो 100 रुपीज, तो 100 रुपीज नहीं थे, वो वैल्यू थी, केवल डिजिटल वैल्यूज, वो दिखती नहीं थी कहीं पे भी, है ना, वो वर्चुअल करेंसी थी। धीरे धीरे उन्होंने आपके बैंक को लिंक किया, एपीआईज आई, फिर उसके बाद मॉल वाला सेक्शन आ गया, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस आ गए। तो जो भी वो वहां पे बैठे हुए अपडेट कर रहे हैं, वो आपके मोबाइल के अंदर डेली अपडेट हो रहा है, वो आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं। सिमिलरली गूगल क्रोम के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको पता भी नहीं है, और आपके मोबाइल में गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, तो जब भी वो आप इंटरनेट ऑन करेंगे, वैसे ही वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, या आपसे पूछ लेगा अपडेट करने के लिए कि भैया नया वर्जन आ चुका है। लाइकवाइज फॉर ऑल दी अवेलेबिलिटी, ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, कोई भी इंस्टा है, कोई भी चीज है। मान लो आपने कोई टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो जो भी वो चाहे, जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है, जब आप इंस्टॉल कर रहे थे, आपने तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कर दिया, आपने कितनी परमिशन दी, जीपीएस ऑन करने की दी कि नहीं दी, कैमरा ऑन करने की दी कि नहीं दी, है ना। आप अगर इंस्टा पे क्लिक करते हैं, तो इंस्टा पे जैसे ही आप कुछ अपलोड करते हैं, तो वो आपसे परमिशन मांगता है, तो अगली बार आपने अलाउ वंस किया है या कि परमानेंट अलाउ कर दिया है। सो ये सारी परमिशंस आपने जो दी, तो जब आपने, अब अगर आप इंस्टा को देखो, तो वहां पे जो अपडेशन चल रही है, वहां पे जो भी नए नए चेंजेस हुए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। सारी चीजें पॉसिबल हो पाई क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, है ना। तो सिक्वेंशियल या कोर प्रोग्रामिंग, दैट इज वेरी इजी, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। फंक्शन, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट की बात आती है, थोड़ा सा हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जहां पे आप अपनी प्रोटेक्टिवनेस और डिस्प्ले कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हैं इस पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो भी मैंने उन वीडियोस में यूट्यूब की पहले से शेयर कर दी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। पाइथन इजी है, तो ये ऊप्स जल्दी समझ में आ सकता है। फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, है ना। ये अगर मान लो सपोज करो एरर आने वाली है, तो किस तरह की एरर आ सकती है। एरर आ जाएगी तो कोड बंद नहीं होना चाहिए। एरर आ गई तो ये आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि भैया एरर आ रही है, वहां पे इंटरनेट डाउन हो गया है, ना कि आपका प्रोग्राम ही चलना बंद हो गया, हैंग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तो ऑन होती है ना। अगर आपका स्टोरेज बंद हो गया, स्टोरेज पूरा हो गया मोबाइल के अंदर, या इंटरनेट नहीं आ रहा, तो वो बताएगा इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, बट मोबाइल ऐप बंद नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग है। फिर फाइल हैंडलिंग, अगर आपको व्हाट्सएप से किसी को कोई फोटो भेजना है, तो आप जब क्लिक करते हो ब्राउज करने पे, वो सारी जो चीजें हैं वो फाइल हैंडलिंग के अंदर आती है। तो कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड हैं, है ना। आपको जब भेजना है किसी को, तो सिक्योरिटी मोड पे ऐड करके भेजना है, जिससे कि बीच में अगर हैक हो जाए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होना चाहिए, बीच में कोई हैक ना कर पाए, हैक कर ले तो उसको समझ में ना आए। ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, दैट इज पॉसिबल यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन कॉल्ड ओप्स प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक चीज समझ में आ गई कि क्लास का एक मॉनिटर बनाना पड़ेगा। जैसे मॉनिटर बना दिया, तो इस मॉनिटर के पास पावर होंगी, और ये मॉनिटर के पास पावर कितनी होंगी। एज अ प्रोग्रामर, आप अगर डेवलपर हो, तो आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर मॉनिटर को कितनी पावर देनी है और कितना इससे काम करवाना है। अगर सोचो एक क्लास की जगह पे मल्टीपल क्लास हो,
मतलब एक ही ऑनर के 5 घर हैं, तो पांचों घरों के बीच में आपस में कैसे रिलेशन होंगे? सपोज करो दादाजी हैं, है ना, एंड वी हैव गॉट, मतलब दो दो बच्चे हैं उनके, है ना, और फिर उनके भी बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, then you have got a particular different home in one different address and another home is available on different address. Likewise कुछ चीजें आपस में शेयरेबल होंगी, कुछ चीजें आपस में नहीं होंगी। मैं आपको इस जनरलाइज्ड एग्जांपल में इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको समझ में आ सके कि बेसिकली कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू आ जाती है। तो जब तक दादाजी हैं वो चाहेंगे कि भैया दोनों फैमिलीज आपस में मिलकर रहें, कुछ चीजें शेयर हो जाएं। एक बार गाड़ी घर में आ गई तो कार अगर एक बड़ी ले लो, एक छोटी ले लो, एक छोटी वाली कार लोकल पर्पस के लिए यूज में आ जाए और कोई बड़ी कार किसी बड़ी पर्पस के लिए यूज में आ जाए, है ना। लाइकवाइज वी कैन थिंक ऑफ मेनी यूज केसेस। सोचो आप घरों की बात छोड़ दो, थिंक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, थिंक अबाउट बिल्डिंग्स, थिंक अबाउट सिटीज, थिंक अबाउट डिपार्टमेंट्स, बैंक। आज आपने देखा कि किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। टोल प्लाजा पे जाके आप एक आपके पास कार्ड है और उस कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं आप यूपीआई, है ना, यूपीआई ट्रांसफर्स। तो ये सब चीज कैसे हो पा रहा है? तो सभी बैंक्स ने एक सेंट्रलाइज्ड एक यूपीआई बना दी है और उस यूपीआई के थ्रू वो सारा का सारा पेमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। तो कितनी चीजें आपको ये देनी है, एक बैंक का ट्रांजेक्शन दूसरे बैंक में, दूसरे का तीसरे बैंक में, कितनी चीजें प्रोटेक्टिव हैं। हर एक बैंक की अलग इंटरेस्ट रेट है, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग यूटिलिटीज हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके इतने सारे टर्नओवर्स होते हैं, इतने सारे ऑफिसेस हैं, है ना। तो इतना सारा डेटा जो आ रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, तो आपको ये सारा कुछ तभी समझ में आएगा जब आपने किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हो और उस ऑब्जेक्ट के फर्दर छोटे छोटे क्लास बना दिए हो, छोटे छोटे सेक्शन बना दिए हो, और हर छोटे सेक्शन का भी एक ऑब्जेक्ट हो। यानी कि अब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, आपस में कम्युनिकेशन किस तरह का होगा, किस तरह से वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयरेबल होगी, ये सारे जो इंटरकनेक्शन के जो मेथड्स हैं उसको हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है ये ऊप्स? क्लियर है क्या? क्या मैं और थोड़ा एग्जांपल दूं कितना खतरनाक है और कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया है ये ऊप्स का? इज दैट क्लियर? शैल वी गो हेड नाउ? तो एक कंपनी है और एक कंपनी के अंदर 10 ऑफिस हैं, हर ऑफिस का एक मॉनिटर है, हर मॉनिटर को एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम लोग, और उस पूरी कंपनी का एक सीईओ है, उसको हम लोग एक और मॉनिटर बोल रहे हैं। यानी कि सुपर क्लास हो गई एक पूरी कंपनी, सब क्लास हो गई उसकी सब ऑफिसेस, और उस ऑफिस के अंदर भी अलग अलग टीम्स हैं और हर टीम का एक पर्टिकुलर मॉनिटर है यानी कि लीडर है। तो आप सोचो कि इन सारे ऑब्जेक्ट, चाहे वो सुपर क्लास हैं, सब क्लासेस हैं, इन सबके जो ऑब्जेक्ट बने हैं उनके आपस में इंटरकनेक्शंस, इंटरकनेक्टिविटीज और कम्युनिकेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाई है। इज दैट क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि कैसे क्लास बनती है और कैसे ये सब चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अभी थ्योरेटिकली समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना। क्लास ए बी सी, और ए बी सी की जगह पे कोई एक मान लेते हैं होम, राइट। इसका भी इंडेंटेशन, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ, डेफ रूम वन। अब आप सोचो ये डेफ रूम वन, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने फंक्शन बनाया है, लेकिन जैसे ये डेफ नाम की चीज किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर आती है और इसका जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है यहाँ पे, है ना, अगर हम लोग कोई पैरामीटर सेट नहीं करते हैं तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। अगर हम लोग कोई पैरामीटर सेट करते हैं जो पहले से डिफाइंड है, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज, just a second, then it is called as method, then it is called as method।
सो मेथड को बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर एलोकेट कर दिया जिसका नाम है सेल्फ, इसका नाम है सेल्फ। अगर हम यहाँ लिख देते हैं सेल्फ, इट मींस दिस डेफिनेशन इज हैज बिकम एज मेथड। तो मेथड में और फंक्शन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो इन रूम नंबर 1 वी वांट टू प्रिंट some information like this is room 1, okay। Similarly, copy and this is self room number 2 and this is room number 2, right। so ये एक छोटी सी क्लास है जिसके अंदर 2 रूम हैं। इसके अंदर के वेरिएबल भी हो सकते हैं। क्या वो वेरिएबल दूसरे रूम में शेयर होगा? क्या वो लोकल वेरिएबल है, क्या वो ग्लोबल वेरिएबल है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, क्या वो स्टैटिक है, क्या वो डायनेमिक है? ये सारी चीजें काफी सारी जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट में आती हैं वो सारी यहाँ भी अप्लाई होंगी, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं कि इस क्लास को कैसे हम लोग यूज करें, राइट। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन क्लास की, इसको डिफाइन किया अभी। इसको डिफाइन करने के बाद यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यूज करने के लिए हम लोगों ने एक मॉनिटर बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट इज नथिंग लाइक अ वेरिएबल फॉर अस ऑल्सो। एक ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने होम का, h इज इक्वल टू होम, ठीक। ये जो h है, अब आपको होम बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। होम का रूम नंबर 1, होम का रूम नंबर 2, यू कैन यूज h इंस्टेड ऑफ होम। h डॉट रूम 1, that's it, h dot room 2, that's it, right। so if you will save it, class test 1, okay, save। method is a function with parameters only? No, method is exactly as a function but is defined inside the class only, which has default parameter, default argument as self। अगर आप इसको सेल्फ से डिफाइन नहीं करते तो ये आपका एक मेथड है, सॉरी एक फंक्शन है, जबकि ये एक मेथड है, ठीक है। सो मेथड का मतलब कि ये एक क्लास का पार्ट है, जबकि फंक्शन का मतलब वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। अगर ये फंक्शन होता रूम नंबर 1, देन रूम नंबर 1 को आप रूम नंबर 2 के अंदर भी कॉल कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ उसका एग्जांपल, ठीक है। So I have run the program. Let us check whether what is the outcome. So this is room number 1 and this is room number 2. So कैसे कॉल हुआ है, वापस चलते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में हमने लिखा था, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मॉनिटर बनाया जिसका नाम है h को पावर दे दी कि आप रूम नंबर 1 से कुछ भी पूछ सकते हो, रूम नंबर 2 से कभी भी कुछ पूछ सकते हो, कभी भी बातें कर सकते हो। सो h डॉट रूम नंबर 1 मतलब यू आर गोइंग टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड। नाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस द सेकंड मेथड, ओके। नाउ सपोज मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां डाल देता हूं एक बार, ठीक है। रूम ओनली, दिस इज रूम, दिस इज टेस्ट रूम, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है, ओके। सो इसको यहां से सेल्फ को हटा देते हैं। इस रूम को हम लोग, इसको बोल रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन। इस रूम को हम लोग यहीं पे कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल कर सकते हैं? चाहे तो बाहर भी कॉल कर पाएंगे, बट फिलहाल दिस इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, सो यू कैन कॉल दिस हियर एज वेल, यू कैन कॉल दिस हियर एज वेल, ठीक है। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम। Just a second. Yes. So let me check the outcome. So outcome is there that name room is not defined, means ये room में कोई कॉलिंग में प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बार वापस से कॉल देखते हैं। कॉलिंग कहाँ करनी है? अच्छा, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर की है, मेथड के
बाहर कितनी बार भी आप कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि कॉल जब भी ये क्लास कॉल होगी, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो सकता है। ठीक है, एक बार सेव किया मैंने और रन किया। अब आप देखो, मैं एक बार वापस से दिखाता हूँ। सो दिस इज टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, दिस इज टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, 2 बार आया है। और उसके बाद दिस इज रूम 1, दिस इज रूम 1, ये ऐसा कुछ आ रहा है। कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं एक बार वापस से। तो प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, तो जब भी ये क्लास कॉल होगी, जब भी क्लास का नाम यानी ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, तभी ये पूरा एंटायर क्लास एक बार कॉल हो जाएगा। तो क्लास कॉल हो रहा है, इसका मतलब है ये एक मेथड था, सॉरी एक फंक्शन था। फंक्शन एक बार यहाँ कॉल हो गया, एक बार यहाँ कॉल हो गया, इसका मतलब है जैसे ही ये क्लास कॉल हुई है, जैसे इसका ऑब्जेक्ट बना है, वैसे ही आपके पास रूम और रूम ये वाला चीज कॉल हो गई। इसका मतलब है दिस इज टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, दिस इज टेस्टिंग ऑफ फंक्शन हैज बीन प्रिंटेड ट्वाइस। एंड बिकॉज दीज वर मेथड्स, मेथड तभी कॉल हो सकते हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना चाहते हैं। and that's why we have to write h.room1 h.room2 like that. okay, so ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि कब मेथड डिफाइन करने और कब फंक्शन डिफाइन करने। इज दैट क्लियर? और आप ट्राई करें कि आपको फंक्शन यूज नहीं करने चाहिए जब क्लास की बात हो रही है। तो अभी क्लियर है इतना? समझ में आया क्या? एंड नाउ आई हैव रन दिस प्रोग्राम अगेन and the outcome is this is room number 1 and this is room number 2. इसकी और बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉलिंग कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट से किसी अंदर के किसी वैल्यू को कैसे चेंज कर पाएंगे, वो सारी चीजें, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिकंस्ट्रक्टर क्या है, इनिशियलाइजर क्या है, सेल्फ क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे वेरिएबल यूज करेंगे, कैसे हम सपोज करो मैंने एक वैल्यू पास की रूम नंबर 1 के अंदर ए, तो मुझे यहाँ पे h.room1 के बाद कुछ पास करना पड़ेगा। सपोज दिस इज 10 and I want to print this a also. So a is comma a. Let me save it and let me run this. So output is this is room number 1 and second line is a is 10 and this is room number 2. So the same thing we have written in this particular program. You can see over here. So हम लोगों ने रूम नंबर 1 मेथड जो बनाया था उसके अंदर पास भी करना पड़ा कुछ, और जो पास किया उसको एक बार प्रिंट करके देखा कि क्या बाहर से क्या पास हुआ है। यानी कि एक बार आपने ये क्लास बना दी, एक बार ये रूम डिफाइन कर दिया, ये एक आपने एक बार स्ट्रक्चर फाइनल कर दिया, देन दिस थिंग इज क्वाइट फाइनल। ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पूरे स्ट्रक्चर को बार बार कॉल या उसकी इंटरनल फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हो। इतना समझ में आया क्या सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम है किसी को? इज दैट क्लियर? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का एक मॉनिटर, और मेथड क्या होता है? क्लास का एक रूम, छोटा सा पार्ट, उसका सब मेथड, सब प्रोसेस, और उस सब प्रोसेस के अलग अलग बहुत सारे सब प्रोसेस बन सकते हैं, उनकी इंटरकनेक्टिविटी क्लास के अंदर उस जैसी बहुत सारी क्लासेस और उनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी की पूरी मैथमेटिक्स को, उसकी पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्लास सीम्स लाइक अ मॉड्यूल, we are calling it that we are calling it. Class is a keyword. Class becomes a module, exactly, but there could be multiple classes and there could be super class also. आपके पास छोटे छोटे क्लास बन सकते हैं, the way we are calling it. Yes, it's like a module, definitely. What that's why I'm telling you, see, if we can have multiple classes, उसकी जो सुपर क्लास है उसको आप मॉड्यूल बोल सकते हो। अगर ये एक प्रोग्राम है, वन सिंगल प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, उनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी भी है। जैसा आपको दिख रहा है अभी ये क्लास टेस्ट 1, लाइकवाइज वी हैव गॉट 10 प्रोग्राम, सपोज क्लास टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं। सारे के सभी क्लास प्रोग्राम्स में 10 क्लासेस बनी हुई हैं। तो एक और आपने 11वां प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर सारे के सारे क्लासेस को कॉल कर लिया और उसके थ्रू आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इंटायर 10 फाइलों का एक कॉम्बिनेशन बना है, इसको आप बोलोगे मॉड्यूल, राइट? तो काफी सारे does predefined libraries are predefined classes? Yes, many of them are.
जैसे हम लोगों ने रैंडम यूज किया था, रैंडम इज अ क्लास, उसके अंदर जितने भी हम मेथड यूज कर रहे थे, रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड एंड, रैंडम डॉट रैंड रेंज, है ना, रैंडम डॉट चॉइस, ये सारी चीजें क्या थी, हमारे मेथड्स थे। और हर एक मेथड इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर definition, predefined definition that we have, that a particular programmer who has made that particular class called random has defined already in that particular program. Okay, anything else please? Anything else please? आगे बढ़े। cool, thank you. So अभी काम करते हैं, चेक करके देखते हैं कि हमारी कुछ लाइब्रेरीज कैसे, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं उनको कैसे इंस्टॉल करेंगे। We had libraries which we have used yesterday or day before yesterday I guess, and those libraries were available when we have installed Python already in our laptop. So at that time of installation we have got few library pre-installed. Okay, now we have to install a new library which is open to all, which is open source library. Okay, which is made by a particular community or any particular person, right? So वो कैसे करेंगे और कहाँ से वो होती है, कैसे करना चाहिए उसको। तो आपके पास, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, काफी लोग विंडोज यूज कर रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर कुछ लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं, तो मैक और लिनक्स वालों के पास में टर्मिनल होगा और विंडोज वालों के पास में कमांड प्रॉम्प्ट होगा, कमांड प्रॉम्प्ट। सो मैं एक बार, चाहे वो कमांड प्रॉम्प्ट हो चाहे वो टर्मिनल हो, मैं उसके थ्रू आपको बता देता हूँ। अगर आपने प्रॉपरली इंस्टॉल किया होगा, अगर आपने प्रॉपरली इंस्टॉल किया होगा आपके पाइथन सॉफ्टवेयर को, जिसमें मैंने बताया था कि आपको टिक मार्क करना था पाइथन के पाथ को। पाइथन 3.6 है तो 3.6 पॉइंट सपोज 3.6.6 add to path, this was the option initially. If you have ticked it right during the installation, then this command is going to work for us. Okay, so command is pip3, python installer packages is the command through which we can install any particular library from the cloud. तो ऑटोमेटिकली इस कमांड के थ्रू कोई भी लाइब्रेरी जो क्लाउड पे अवेलेबल है, जो भी कहीं कहीं किसी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है पाइथन के, वहां से डाउनलोड भी हो जाएगी, इंस्टॉल भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली इस कमांड के थ्रू। हाँ, मेरे पास मैकबुक है ना। आप मेरे पास विंडोज भी है इसी के अंदर, आपको अगर देखना होगा, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना, ठीक है। तो pip3 इंस्टॉल, हमें काम करना है डेटा साइंस की लाइब्रेरीज के ऊपर, ठीक है। वी हैव 4 लाइब्रेरीज टू वर्क विद। डेटा साइंस के अंदर 4 लाइब्रेरीज हैं जो हम लोगों को काम करना है, और सारी की सारी लाइब्रेरीज अपने आप में बहुत बड़ी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इनिशियल लाइब्रेरीज हैं जो कि हम जब भी अपनी जर्नी इस डोमेन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर the initial library and helps us to design any particular data analysis or data analytic based any particular program. Okay, so tip3 install numpy to operate, to do some operations on numerical calculations or numbers, right? Then we have numpy, numerical python. Okay, so if you'll click OK over here, here my requirement is already satisfied. For you, it will show a particular process. It will be running with the process, and the size of this particular library would be 9 point some MBs. तो 8-9 MB का ये library होना चाहिए, and then you will be getting it installed in your laptop, right? Similarly, we have second library called NumPy Pandas or Pandas. pip3 install Pandas. ये भी मेरे पास अवेलेबल है, आपके लिए भी ये मेरे पास अवेलेबल है, आपके लिए ये पूरा प्रोसेस होगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। pip3 इंस्टॉल थर्ड लाइब्रेरी matplotlib. The third library is called as matplotlib,
PLOTLIB, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, आपके लिए पूरा प्रोसेस चलेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। आप बस एक काम करना सब लोग, हाँ कोई भी यूज कर सकते हैं सैम, आपके पास विंडोज है, एक ही लैपटॉप काफी है भाई, आप किसी भी लैपटॉप में काम कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन इंडिपेंडेंट है किसी भी विंडोज के लिए, मल्टीपल लैपटॉप नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब इज द थर्ड लाइब्रेरी। क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग जानेंगे कल। नमपाई न्यूमेरिकल के लिए, पांडास किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वैसे ही डेटा के मैनिपुलेशन और विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब। मैट्रिक्स प्लॉटिंग, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, मैट्रिक्स प्लॉट करनी है, तो आपको मैटप्लॉटलिब हेल्प करने वाली है। एंड द फोर्थ लाइब्रेरी दैट वी हैव टू गो थ्रू इज इन स्टेप 3, इंस्टॉल scikit-learn। ये चारों लाइब्रेरी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, इनकी चारों कमांड्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, सो दैट आपको कुछ कीवर्ड्स की प्रॉब्लम ना हो। pip3 इंस्टॉल scikit-learn, रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोग्राम जो कि इमेजेस के ऊपर काम करना है, एग्जैक्टली मेरी विंडोज और मैक एक ही में चलती है, दो लैपटॉप नहीं है, एक ही मैकबुक में ये सब काम हो जाता है, ठीक है सैम। अगर आपको इमेजेस के ऊपर काम करना है, कंप्यूटर विजन के ऊपर काम करना है, तो देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड OpenCV, and for that to install we have pip3 install OpenCV-Python, OpenCV-Python। तो ये 5 लाइब्रेरी हैं, और इससे अगले हम लोग 5 अलग अलग क्लासेस डील करने वाले हैं। एवरी डे by tomorrow will be a new library, and we'll be working on every single library to explore, minimalistic approach of working with these datas, okay। डेटा के साथ ऑपरेशंस, मैनिपुलेशंस, एक्सट्रैक्शंस, राइट, एंड यूसेस ऑफ दोस डेटा टाइप्स और डेटा वेरिएबल्स, जहां पे बहुत सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, मिलियंस ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, उनको कैसे आपको विजुलाइज करना है, उनमें से कितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो कैसे देखना है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग इन लाइब्रेरी की हेल्प से कर पाएंगे। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग के लिए जो आपको एल्गोरिथम चाहिए, वो एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं, उनका मैथमेटिक्स क्या है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है डेटा की, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, वैलिडेशन कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद एल्गोरिथम को कैसे रिजल्ट देखते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है और कैसे टेस्टिंग होती है ना। अगर टेस्टिंग हम लोग को करनी है और रिजल्ट जो आ रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो पता कैसे करते हैं, प्रोडिक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों के बीच में है, ठीक है। तो ये 5 लाइब्रेरी हम लोगों को काफी हेल्प करने वाली है अगले 5 क्लासेस के लिए। एवरी डे अ न्यू लाइब्रेरी एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट, और हर वो लाइब्रेरी जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी सीक्वेंशियल हैं, ये तीनों, या जो स्टार्टिंग की 3 लाइब्रेरी मैंने बोली, नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, ये तीनों की तीनों अपने आप में इंडिविजुअल बहुत बड़ी हैं, और तीनों के तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो हम लोग वो देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पहली लाइब्रेरी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद दूसरी को इंटरकनेक्ट करें, एंड देन दूसरी से तीसरी को इंटरलिंक करें। जब 3 लाइब्रेरी हो जाएंगी तब हम लोग काम कर पाएंगे अपने किसी डेटा को ट्रेन करने वाली कैटेगरी पे, ठीक है। देन विल स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशंस एंड डिसीजन टेकिंग यूजिंग सम एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग की बात करेंगे जिसके अंदर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड, है ना, कैसे हम डेटा को रिमाइंड कर सकते हैं, कैसे हम नई चीज़ों को ऑटोमेटिकली लर्न करा सकते हैं, किसी सिस्टम को, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें फिर हम लोगों की बाद में स्टार्ट होंगी। और काफ़ी, ये 5 लाइब्रेरी से हमारा काम नहीं चलने वाला, ये केवल नेक्स्ट 5 डेज के लिए है। फिर उसके बाद अराउंड वी हैव 7 to 8 मोर लाइब्रेरीज टू वर्क विद, रिकॉर्डेड वीडियोज, लेक्चर्स डेली मिल रहे हैं, यश। डेली रिकॉर्डिंग आपको मिल जा रही है, जो भी हम मैं क्लास लेता हूँ उसके डेली रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिल जाता है ग्रुप पे, है ना। आप उसको देख सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग लगभग ये रात को 11 बजे के आसपास तक अपलोड होती है, तो कल आपको सुबह मिल जाएगी। ये लिंक आपको मिल रहा है आपकी, ये मिल रहा है आपको, आप चेक करना आपके ग्रुप पे, अगर नहीं मिला है तो मैं वापस शेयर करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना।
आप ग्रुप पे एडेड हो ना? आई गेस मैं वापस से चेक कर लूंगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैंने एक बार जब चेक किया था तो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोगों ने आपको शेयर कर दिया है, अगर नहीं हुआ है तो कल शेयर हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे किसी लाइब्रेरी को, एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। पिप3 कमांड के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट हो या आपके पास टर्मिनल हो, दोनों में आपको सेम कमांड रन करनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप टर्मिनल पे काम कर रहे हैं तो आप कमांड से पहले sudo लगा सकते हैं। एक और कीवर्ड दैट इज sudo। sudo मीन्स सुपर यूजर डू, यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है? टर्मिनल को। तो टर्मिनल वाले लोग, यानी कि जो लिनक्स यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं, उनको यूज करना है sudo दिस कमांड। जिसको जो विंडोज पे काम कर रहा है, जो भी विंडोज पे काम कर रहे हैं, उनको जब भी वो आप कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे, जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐड और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। अगर आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन यू वुड हैव अ प्रिविलेज टू इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी इन योर मेन हार्ड ड्राइव or main drive of your Windows, that is drive C. Okay, sir, it's saying while downloading NumPy, warning you are using pip version, don't do anything। जो भी वार्निंग है, कोई भी कमांड यूज मत करना, कोई भी वर्जन अपग्रेड मत करना। अच्छा मैसेज है रक्षित, ये सब लोगों के पास आएगा, मेरे पास भी आ रहा है, देखो नीचे। यू शुड कंसीडर अपग्रेडिंग वाया the library framework, python framework, something like that, and pip install upgrade pip, don't do anything, कुछ मत करना। अपग्रेड करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स पिप कमांड के थ्रू अंदर आ सकती हैं और अगली लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोगों को कुछ भी मत करना, केवल डायरेक्टली पिप यूज करना, ठीक है? कोई क्वेश्चन है अभी किसी का? हम लोगों को आज जो कवर करना था मैं समराइज कर देता हूं। हमने लेट मी शो द टॉपिक्स आल्सो वंस अगेन। या सो वी हैड टू कवर लूप। हम लोगों ने दोनों लूप देखने की कोशिश की, फॉर लूप भी और वाइल लूप। दोनों लगभग सेम है, बस लिखने के जो मेथड हैं वो डिफरेंट हैं। लूप के अंदर जाने से पहले आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है? एंड देन वी हैड सीन द कंडीशनल स्टेटमेंट वेयर इफ एल्स, if multiple if condition, or if elif conditions we have seen, right? We have seen the type of functions where return type and non return type, or argument non argument type functions would be uh, would be defined, and how to call those functions, that we have seen. Also we have seen about the classes, methods and objects, how to use objects to call those methods, right? This is what we have seen till now. And then we have gone to install some libraries. There were 5 libraries, by the way, right? Let me also put that on your chat, right? The command which I have used, pip3 install numpy, the first one, pip3 install pandas, pip3 install matplotlib, pip3 install scikit-learn, scikit-learn। गलती मत करना, है ना? सॉरी, scikit-learn, scikit I have shit, इसमें से डिलीट नहीं कर सकते हैं, सॉरी ना। इंस्टॉल scikit-learn, ऑटो टाइप हो गया इसलिए ऐसे स्किमटर हो गया कुछ। scikit-learn, scikit-learn, cool, right? And then last one is pip3 install opencv-python। ये 5 लाइब्रेरी हैं, ये आप इंस्टॉल कर लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता देना। आप किसी भी सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, यही कमांड काम करने वाली है। बस कमांड प्रॉम्प्ट पे करेंगे या टर्मिनल पे करेंगे, ये डिफरेंस आने वाला है। हाउ टू ओपन स्क्रिप्ट इन आइडियली।
Go on new script, that's it. Or control N, maybe that's it. ठीक है. Any question, anyone till now? ये सब चीजें हम लोगों ने आज देखने की कोशिश की. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा साइंस की कुछ लाइब्रेरी के साथ में, और जितना भी रिवीजन है मैं वापस से दिखा रहा हूँ आपको. मैं वापस से दिखा रहा हूँ आपको एलएनबी कोर. इस चैनल पे जाके जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है स्टार्ट, प्लीज कर लें. मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना. फिर भी अगर नहीं किया तो मैं वापस बता रहा हूँ, पाइथन इस एलएनबी कोर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पाइथन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाली सीरीज में जो स्टार्टिंग की 7 वीडियोस हैं, इवन नाउ इट वुड बी अराउंड 10. तो स्टार्टिंग की जो 10 वीडियोस हैं प्लीज उनको वॉच कर लें. उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स उनको आप प्रैक्टिस कर लें. ऐसा मत करना केवल मूवी की तरह देख रहे हो, बोरिंग होंगी वो, है ना. बोरिंग इसलिए होंगी क्योंकि आप वो लगातार कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चल रहा होगा, कुछ उसके अंदर बातें चल रही होंगी, बहुत रॉ फॉर्मेट में बहुत डीप जाके समझाते हुए वो सब बनाई हुई हैं. तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना. आप प्रैक्टिस करें उस चीज की. आई एम श्योर इट विल बी हेल्पिंग यू आउट. इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनीवन? इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क. If you have questions, please ask. No, that's cool. Thank you. Perfect then. So we'll meet tomorrow once again at the same time, 6 o'clock, and see you with the practice.